अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें, जिनके लेखक है स्टीफन आर कवे। खंड 1, पैराडाइम्स और सिद्धांत। अध्याय जिनका नाम है अंदर से बाहर की ओर, इनसाइड आउट। इस पूरी दुनिया में ऐसी कोई वास्तविक श्रेष्ठता नहीं है जिसे सही जीवन शैली से अलग किया जा सके। यह कथन है डेविड स्टार जॉर्डन का। लेखक कहते हैं, मैंने 25 साल तक व्यावसायिक, विश्वविद्यालयीन, वैवाहिक और पारिवारिक वातावरण में लोगों के साथ काम किया है। इस दौरान मैं ऐसे बहुत से लोगों के संपर्क में आया हूँ जिन्होंने बाहरी तौर पर अविश्वसनीय सफलता हासिल की है। इसके बावजूद मैंने यह देखा है कि वे आंतरिक तौर पर अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं। वे व्यक्तिगत सामंजस्य तथा प्रभावकारिता की कमी की वजह से परेशान हैं। वे लोगों के साथ स्वस्थ व मधुर संबंध बनाने के लिए हमेशा संघर्षरत है। मुझे लगता है कि उन्होंने जो समस्या मुझे बताई है उनमें से कुछ से आप भी परिचित होंगे। जैसे मैंने अपने करियर के जो लक्ष्य निर्धारित किए थे उन्हें मैं हासिल कर चुका हूँ। मुझे व्यावसायिक दृष्टि से अप्रत्याशित सफलता मिली है, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में इस सफलता की कीमत चुका रहा हूँ। मेरी पत्नी और बच्चे अब मेरे लिए अजनबी हो चुके हैं। मुझे तो यह भी विश्वास नहीं है कि मैं खुद को जानता हूँ। मैं शायद यह भी नहीं जानता कि मेरे लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। मुझे खुद से पूछना पड़ता है, क्या यह इतना मूल्यवान है कि इसके लिए इतना त्याग किया जाए। मैंने डेटिंग की नई योजना बनाई है, इस साल 5वीं बार। मैं जानता हूँ कि मेरा वजन बढ़ गया है। मैं सचमुच दुबला होना चाहता हूँ। मैं इस विषय पर प्रकाशित होने वाली नई पुस्तकें और लेख नियमित रूप से पढ़ता हूँ, लक्ष्य निर्धारित करता हूँ, सकारात्मक मानसिक नज़रिए की मनोवैज्ञानिक खुराक देकर खुद को प्रोत्साहित करता हूँ कि मैं यह कर सकता हूँ, परंतु मैं नहीं कर पाता। कुछ सप्ताह बाद सब कुछ टाएं फिस हो जाता। मैं खुद से किए गए वायदे को नहीं निभा पाता। मैंने प्रभावकारी मैनेजमेंट सिखाने वाले कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है। अपने कर्मचारियों से मेरी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा है। मैं उनके साथ मित्रतापूर्ण तथा सही व्यवहार करने की लगातार कोशिश करता हूँ, परंतु मुझे नहीं लगता कि वे मेरे प्रति वफादार हैं। मुझे महसूस होता है कि अगर मैं किसी दिन बीमार पड़ जाऊँ और ऑफिस न आऊँ तो वे सारा दिन वाटर कूलर के आसपास खड़े होकर गपशप करते रहेंगे। मैं उन्हें आत्मनिर्भर और जिम्मेदार क्यों नहीं बना पाता, या इस तरह के कर्मचारी क्यों नहीं ढूंढ पाता। मेरा किशोर पुत्र विद्रोही स्वभाव का है। वह नशीले पदार्थों का आदी हो चुका है। मैंने उसे समझाने की लाख कोशिश की, परंतु वह मेरी सुनता ही नहीं है। मैं क्या करूं? करने के लिए बहुत काम है, पर समय बहुत कम है। मैं सप्ताह में 7 दिन हर पल दबाव और तनाव में जीता हूँ। मैं टाइम मैनेजमेंट सेमिनारों में गया हूँ और मैंने समय के प्रबंधन की आधा दर्जन योजनाओं को आजमा कर भी देखा है। हालांकि मुझे कुछ लाभ तो मिला, परंतु अभी मुझे यह एहसास नहीं होता
कि मैं उतना सुखद, सफल और शांतिपूर्ण जीवन जी रहा हूँ जितना मैं जीना चाहता हूँ। मैं अपने बच्चों को परिश्रम का महत्व सिखाना चाहता हूँ, परंतु उनमें से कोई भी काम करवाने के लिए मुझे हर कदम पर निगरानी रखनी पड़ती है और हर कदम पर उनकी शिकायतें भी सुनना पड़ता है। इसके बजाय उस काम को खुद ज़्यादा करना आसान होता है। बच्चे खुशी खुशी अपना काम क्यों नहीं करते? उन्हें बार बार टोकना क्यों पड़ता है? मैं व्यस्त हूँ, सचमुच व्यस्त, परंतु कई बार मैं सोचता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ क्या वह वास्तव में महत्वपूर्ण है? क्या उससे लंबे समय में कोई फर्क पड़ेगा? मैं वाकई यह सोचना चाहूँगा कि मेरे जीवन का कोई अर्थ था, इस दुनिया में मेरा आना सार्थक हुआ और मेरे कारण कोई फर्क पड़ा। मैं जब अपने मित्रों या रिश्तेदारों को सफल या प्रतिष्ठित होते देखता हूँ तो मैं मुस्कुराकर उन्हें बधाई देता हूँ, परंतु भीतर ही भीतर मैं जल भुन जाता हूँ। मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है? मेरा व्यक्तित्व बहुत सशक्त है। मैं जानता हूँ कि मैं किसी भी चर्चा में मनचाहा परिणाम हासिल कर सकता हूँ। अधिकांश बार तो मैं दूसरों को इस तरह प्रभावित कर सकता हूँ ताकि वे मेरा मनचाहा समाधान सुझाएं। मैं हर स्थिति पर अच्छी तरह सोच विचार करता हूँ और मुझे लगता है कि मेरे मन में आने वाले विचार आमतौर पर सबके लिए सर्वोत्तम होते हैं, परंतु फिर भी मैं बेचैन रहता हूँ। मुझे हमेशा यही चिंता सताती रहती है कि दूसरे लोग मेरे विचारों और मेरे बारे में न जाने क्या सोचते होंगे। मेरा वैवाहिक जीवन घिसट रहा है। हम लड़ते झगड़ते तो नहीं हैं, परंतु हमारे बीच का प्रेम अब मर चुका है। हमने वैवाहिक परामर्श लिया, बहुत से तरीके आजमा कर देखे, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। हम अपने भीतर वह भावना फिर से नहीं जगा पा रहे हैं जो पहले कभी था। ये समस्याएं गहरी है और दर्दनाक भी, और ये समस्याएं ऐसी है जिन्हें तुरंत फुरत उपायों से नहीं सुलझाया जा सकता। कुछ साल पहले मैं और मेरी पत्नी सेंड्रा भी इसी तरह की समस्या से जूझ रहे थे। हमारे एक बेटे को स्कूल में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। वह पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर था। टेस्ट में अच्छे नंबर लाने की बात तो छोड़ ही दें, उन्हें तो यह भी समझ में नहीं आता था कि प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों का पालन कैसे किया जाए। सामाजिक दृष्टि से वह अपरिपक्व था और उसकी वजह से हमें अक्सर लज्जित होना पड़ता था। खेलकूद के लिहाज से वह छोटा और दुबला तो था ही, उसमें मानसिक तालमेल की कमी भी थी। उदाहरण के लिए बेसबॉल खेलते समय कई बार तो पिचर की गेंद पास आने से पहले वह अपना बल्ला घुमा देता। सब बच्चे उसकी हंसी उड़ाते थे। मेरी और सेंड्रा के मन में उसकी मदद करने की प्रबल इच्छा थी। हमें यह एहसास था कि सफलता जीवन के किसी क्षेत्र में सचमुच महत्वपूर्ण है तो यह माता पिता की भूमिका में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने अपने बेटे के प्रति अपने नज़रिए और व्यवहार को सुधारने की कोशिश की। इसके साथ ही हमने उसके नज़रिए और व्यवहार को भी सुधारने की कोशिश की। हमने सकारात्मक सोच की तकनीकों का प्रयोग करके उसे मनोवैज्ञानिक रूप से प्रोत्साहित करने की कोशिश की। शाबाश बेटे, तुम यह काम कर सकते हो। हम जानते हैं कि तुम यह कर सकते हो। बल्ले पर अपना हाथ थोड़ा ऊपर रखो और नज़र पर गेंद जमाए रखो। जब तक गेंद करीब ना आ जाए तब तक बल्ला मत घुमाओ। अगर उसमें थोड़ा सा भी सुधार दिखता तो हम उसका उत्साह बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा तारीफ करते थे। बहुत बढ़िया बेटे, ऐसे ही करते रहो। जब दूसरे बच्चे उसकी हंसी उड़ाते थे तो हम उन्हें डांटते थे, उसे मत चिढ़ाओ, उसे अकेला छोड़ दो, वह अभी सीख रहा है। इस पर हमारा बेटा रोने लगता था
और निराश होकर कहता था कि वह कभी अच्छी तरह नहीं खेल पाएगा और वैसे भी उसे बेसबॉल पसंद नहीं है। हमने बहुत कोशिश की, परंतु जब स्थिति में खास सुधार नहीं हुआ तो हम सचमुच चिंतित हो गए। हमें साफ साफ नज़र आ रहा था कि इसका उसके आत्मसम्मान पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा था। हमने उसे प्रोत्साहित करने, उसकी मदद करने और सकारात्मक रहने का प्रयास किया। बहरहाल जब हम बार बार असफल हुए तो आखिरकार हमने पीछे हटकर स्थिति को अलग दृष्टिकोण से देखने का निर्णय लिया। उस समय मैं देश भर के कई प्रतिष्ठित संगठनों में नेतृत्व विकास संबंधी प्रशिक्षण दे रहा था। मैं IBM के एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम के प्रशिक्षणार्थियों के लिए संप्रेषण और अनुभूति विषय पर द्वैमासिक कार्यक्रम तैयार कर रहा था। जब मैं इन कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए शोध किया तो मेरी दिलचस्पी खास तौर पर इस विषय में जागृत हुई कि हमारी अनुभूतियाँ किस तरह विकसित होती है। वे हमारे देखने के नज़रियों को किस तरह निर्धारित करती है और हमारे देखने का नज़रिया किस तरह हमारे व्यवहार को निर्धारित करता है। जब मैंने आशावादिता के सिद्धांत, पिग्मेलियन प्रभाव यानी कि स्वयं पूर्ण होने वाली आशाओं का अध्ययन किया तो मुझे यह समझ में आया कि हमारी अनुभूतियाँ कितनी गहराई में स्थित होती है। इसने मुझे सिखाया कि हमें दुनिया को देखने के साथ साथ अपने उस लेंस पर भी गौर करना चाहिए जिसके द्वारा हम दुनिया को देखते हैं। इसने मुझे सिखाया कि लेंस ही दरअसल यह तय करता है कि हम दुनिया को किस रूप में देखते हैं। जिन अवधारणाओं को मैं IBM में सिखा रहा था उसके परिप्रेक्ष्य में मैंने और सेंड्रा ने अपनी स्थिति का अवलोकन किया। ऐसा करने पर हमें यह एहसास हुआ कि हम अपने बेटे की मदद करने के लिए जो कर रहे थे वह उस तरीके से मेल नहीं खाता था जिस तरीके से हम उसे सचमुच देखते थे। जब हम अपनी गहनतम भावनाओं की ईमानदारी से जांच की तो हमने पाया कि हमारी अनुभूति यह थी कि वह मूलतः अयोग्य और पिछड़ा हुआ था। हमने अपने नज़रिए और व्यवहार पर चाहे जितनी मेहनत की हो, परंतु हमारी कोशिश इसलिए कामयाब नहीं हुई थी क्योंकि अपने सकारात्मक व्यवहार और शब्दों के बावजूद हम दरअसल उस तक यह संदेश पहुंचा रहे थे कि तुम सक्षम नहीं हो, तुम्हारी रक्षा करनी पड़ती है। हमें यह एहसास होना शुरू हुआ कि अगर हम स्थिति को बदलना चाहते हैं तो पहले हमें खुद को बदलना होगा और खुद को प्रभावकारी रूप से बदलने के लिए हमें सबसे पहले अपनी अनुभूतियों को बदलना होगा। क्या? अगर हम स्थिति को बदलना चाहते हैं तो पहले हमें खुद को बदलना होगा और खुद को प्रभावकारी रूप से बदलने के लिए हमें सबसे पहले अपनी अनुभूतियों को बदलना होगा। व्यक्तित्व आधारित और चरित्र आधारित नीति शास्त्र, द पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर एथिक्स। अनुभूति पर मेरे शोध के अतिरिक्त इसी दौरान मैं 1776 ईस्वी के बाद से अमेरिका में प्रकाशित सफलता पर लिखे साहित्य का अध्ययन कर रहा था। मैंने आत्म सुधार, लोकप्रिय मनोविज्ञान और सेल्फ हेल्प जैसे विषयों पर सैकड़ों पुस्तकें, लेख तथा निबंध पढ़े जिन सिद्धांतों को एक स्वतंत्र तथा लोकतांत्रिक समाज सफल जीवन की कुंजियां मानता था, उन सब का सार मेरी उंगलियों पर था। जब मैंने सफलता पर पिछले 200 वर्षों में लिखी गई सामग्री का अध्ययन किया तो मुझे उसमें एक आश्चर्यजनक पैटर्न नजर आया। चूँकि मैं खुद कष्ट में था और मैंने अपने आसपास के बहुत से लोगों के जीवन तथा संबंधों में भी कष्ट देखा था, इसलिए मुझे यह प्रबल एहसास हुआ कि पिछले 50 वर्षों का अधिकांश सफलता संबंधी साहित्य सतही था। इनमें सिर्फ सामाजिक छवि बनाने की सजगता, तकनीकें
और तुरंत फुरत समाधान बताए गए थे। एक तरह से सफलता का यह साहित्य सामाजिक बैंड एड्स और एस्पिरिन जैसे तुरंत फुरत उपायों से भरा हुआ था, जिनके माध्यम से गंभीर समस्याओं को सुलझाने के प्रयास किए जाते थे। हालांकि कई बार इनसे समस्याएं कुछ समय के लिए सुलझ भी जाती थी, परंतु इसके बावजूद दीर्घकालीन समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती थी, अंदर ही अंदर फैलती रहती थी तथा बार बार उभर आती थी। इसके विपरीत पहले 150 वर्षों का सफलता संबंधी लगभग सारा साहित्य चरित्र को सफलता की नींव मानता था और चरित्र आधारित नीति शास्त्र पर केंद्रित थे। इनमें सत्यनिष्ठा, विनम्रता, वफादारी, संयम, साहस, निष्पक्षता, धैर्य, परिश्रम, सादगी, आडंबरहीनता और स्वर्णिम नियम जैसे चारित्रिक गुणों पर जोर दिया गया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन की आत्मकथा चरित्र आधारित नीति शास्त्र का प्रतिनिधित्व करती है। यह मूलतः एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने कुछ सिद्धांतों और आदतों को अपने चरित्र में गहराई से स्थापित किया। चरित्र आधारित नीति शास्त्र सिखाता है कि प्रभावकारी जीवन के कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं और लोगों को सच्ची सफलता तथा अस्थायी सुख का एहसास तभी हो सकता है जब वे इन सिद्धांतों को सीखकर इन्हें अपने मूलभूत चरित्र में ढाल लें। बहरहाल, प्रथम विश्व युद्ध के बाद सफलता का आधारभूत दृष्टिकोण चरित्र आधारित नीति शास्त्र से हटकर उस चीज़ पर केंद्रित हो गई जिन्हें हम व्यक्तित्व आधारित नीति शास्त्र कह सकते हैं। व्यक्तित्व सार्वजनिक छवि, नज़रिए और व्यवहार को सफलता का आधार माने जाने लगा। सफलता सामाजिक संबंधों को सुचारू बनाने की योग्यता और तकनीकों पर आधारित हो गई। इस व्यक्तित्व आधारित नीति शास्त्र ने मूलतः दो राहें चुनी। पहला, मानवीय और सामाजिक संबंधों में लोक व्यवहार की तकनीकें। दूसरा, सकारात्मक मानसिक नज़रिया। इस जीवन दर्शन का कुछ हिस्सा प्रत्येक और कई बार उचित सूक्तियों में व्यक्त हुआ, जैसे आपका नज़रिया आपकी सफलता तय करती है। त्योरियां चढ़ाने के बजाय मुस्कुराने से अधिक दोस्त बनते हैं और इंसान अपने मस्तिष्क में जिस चीज़ की कल्पना कर सकता है और विश्वास करता है उसे वह हासिल भी कर सकता है। व्यक्तित्व आधारित नीति शास्त्र के कई अन्य पहलू भी थे जो साफ तौर पर गुमराह करते थे, यहाँ तक कि धोखा देते थे। लोगों को प्रोत्साहित करते थे कि वे इन तकनीकों का प्रयोग सिर्फ इसलिए करें ताकि लोग उन्हें पसंद करें। लोगों को दूसरों की रुचियों में झूठी दिलचस्पी का प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया जाता था ताकि वे उनसे अपनी मनचाही चीज़ हासिल कर सके। कई बार तो लोगों को सफल दिखने का आडंबर करने की सलाह दी जाती थी, फिर दूसरों को कुचलते हुए आगे बढ़ने का सुझाव तक दिया जाता था। इस साहित्य में कुछ हद तक चरित्र को सफलता के एक तथ्य के रूप में स्वीकार किया गया, परंतु आधारभूत और उत्प्रेरक मानने के बजाय इसे अलग थलग करने की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। चरित्र आधारित नीति शास्त्र का उल्लेख अधिकांशतः मौखिक दुकानदारी बन गया। मूलभूत जोर, प्रभाव डालने की तुरंत फुरत तकनीक, शक्ति हासिल करने की रणनीतियों, संवाद कौशलों और सकारात्मक मानसिक नज़रिए पर था। मुझे यह एहसास होना शुरू हुआ कि मैं और सैंड्रा अपने बेटे के संबंध में जिन समाधानों को आजमा रहे थे उसका अवचेतन स्रोत यही व्यक्तित्व आधारित नीति शास्त्र था। जब मैंने व्यक्तित्व आधारित नीति शास्त्र और चरित्र आधारित नीति शास्त्र के अंतर के बारे में अधिक गहराई से सोचा तो मैंने महसूस किया कि हमारे बच्चों के अच्छे व्यवहार से सैंड्रा और मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा प्रभावित होती थी। हमारी चिंता के मूल में यह बात थी कि हमारी नज़रों में हमारा बेटा अपेक्षित ऊंचाई पर नहीं था। बेटी की छवि से अधिक हमें अपनी छवि की चिंता थी। हम अच्छे और ख्याल रखने वाले माता पिता की भूमिका में सफल दिखना चाहते थे
और शायद इसी वजह से हमारे मन में बेटे की इस तरह छवि बनी थी। समस्या को सुलझाने, उसे निपटने के हमारे तरीके में सिर्फ बेटे की भलाई की चिंता ही नहीं थी, बल्कि बहुत कुछ उलझा हुआ था। जब सैंड्रा और मैंने इस बारे में बातचीत की तो हमें यह पीड़ादायी एहसास हुआ कि हम उसके बारे में हमारे सोच पर हमारे चरित्र और उद्देश्य का कितना सशक्त प्रभाव पड़ रहा था। हम जानते थे कि सामाजिक तुलना के उद्देश्य हमारे गहनतम जीवन मूल्यों से मेल नहीं खाते थे। ऐसे उद्देश्य हमें शर्त पर आधारित प्रेम की ओर ले जा रहे थे और अंततः इनकी वजह से हमारे बेटे का आत्मविश्वास कम हो रहा था। इसलिए हमने अपने प्रयासों को खुद पर केंद्रित करने का संकल्प किया, अपनी तकनीकों पर नहीं, बल्कि अपने गहनतम उद्देश्यों और बेटे के प्रति हमारी अनुभूति पर। बेटे को बदलने की कोशिश करने के बजाय हमने अलग हटकर खड़े होने की कोशिश की। हमने यह कोशिश की कि हम उससे दूर हटकर उसकी पहचान, व्यक्तित्व, क्षमता और महत्व का एहसास कर सके। गहन विचार मंथन के बाद जब हमने आस्था और प्रार्थना का सहारा लिया तो हमें अपने बेटे में कई अद्भुत गुण नजर आने लगे। हमें उसके भीतर क्षमता की कई परतें दिखी जो उसकी अपनी गति से विकसित होंगी। हमने फैसला किया कि हम निश्चिंत होकर उसके रास्ते से हट जाएंगे और उसकी क्षमताओं के विकसित होने का इंतज़ार करेंगे। हमने महसूस किया हमारी स्वाभाविक भूमिका यह होना चाहिए कि हम उसमें विश्वास करें, उसका आनंद लें और उसे सम्मान दें। हमने पूरी ईमानदारी से अपने उद्देश्यों पर काम किया और सुरक्षा के आंतरिक स्रोत विकसित किए ताकि महत्वपूर्ण दिखने की हमारी भावनाएं हमारे बच्चों के प्रशंसनीय व्यवहार पर निर्भर ना हो। जैसे ही हमने अपने बेटे के बारे में अपनी पुरानी अनुभूति के शिकंजे को ढीला किया और जीवन मूल्यों पर आधारित उद्देश्य बनाए, नई भावनाएं उभरने लगी। अब हम उसकी तुलना या मूल्यांकन करने के बजाय उसके साथ आनंद ले रहे थे। हमने उसे अपनी छवि में गढ़ने या सामाजिक आशाओं के अनुरूप नापने की कोशिश छोड़ दी। हमने उसे अपेक्षित सामाजिक सांचे में ढालने की दयालुतापूर्ण तथा सकारात्मक कोशिश छोड़ दी, क्योंकि हमने उसमें मूलतः योग्य और जीवन से संघर्ष करने में सक्षम पाया। इसलिए हमने दूसरों के उपहास से उसकी रक्षा करना छोड़ दिया। उसका पालन पोषण इसी सुरक्षा के तले हुआ था, इसलिए इसके एकदम हट जाने से उसे कष्ट हुआ, जिसे उसने व्यक्त भी किया। हम उसकी बात से सहमत थे, परंतु हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। अनकहा संदेश यह था, हमें तुम्हारी रक्षा करने की जरूरत नहीं है, तुम मूलभूत रूप से ठीक हो। मेरा और सैंड्रा का विश्वास है कि हमारे बेटे की सामाजिक रूप से प्रभावित करने वाली उपलब्धियां सामाजिक पुरस्कार की इच्छा की वजह से नहीं मिले। कैसे? हमारे बेटे की सामाजिक रूप से प्रभावित करने वाली उपलब्धियां सामाजिक पुरस्कार की इच्छा की वजह से नहीं मिली। यह उपलब्धियां काफ़ी हद तक अपने बारे में उसकी भावनाओं से मिली। यह मेरा और सैंड्रा के लिए एक अद्भुत अनुभव था। इसने हमारे बाकी बच्चों के साथ तथा अन्य भूमिकाओं में व्यवहार करने के संबंध में हमें महत्वपूर्ण सबक सिखाया। इसने हमें सफलता के व्यक्तित्व आधारित नीति शास्त्र और चरित्र आधारित नीति शास्त्र के बीच महत्वपूर्ण अंतर के बारे में बहुत व्यक्तिगत स्तर पर जागरूक बनाया। एक वचनकार ने हमारे विश्वासों को बखूबी व्यक्त किया है, पूरी मेहनत से अपने दिल को टटोलो, पूरी मेहनत से, क्योंकि जिंदगी के असली मुद्दे यहीं से प्रवाहित होते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक महानता, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रेटनेस।
मेरे बेटे के साथ मेरे अनुभव संबंधी शोध और सफलता के साहित्य के अध्ययन ने मिलकर मुझे एक अहोभाव अनुभव दिया। जब चीज़ें अचानक सही जगह पर आ गई, मैंने अचानक व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्र के सशक्त प्रभाव को देख पाया और उन सूक्ष्म, अक्सर चेतन रूप से न पहचानी जा सकने वाली भिन्नताओं को स्पष्टता से समझ पाया, जो व्यक्तित्व आधारित नीति शास्त्र तथा चरित्र आधारित नीति शास्त्र में थी। एक तरफ तो वे सिद्धांत थे जिन्हें मैं सच मानता था। इन सिद्धांतों के संस्कार मुझ में बहुत पहले बचपन में डाले गए थे और ये मेरे जीवन मूल्यों के आंतरिक एहसास की गहराई में स्थित थे। दूसरी तरफ तुरंत फुरत समाधानों का वह जीवन दर्शन था जो हर दिन मुझे घेरे रहता था। मैं अधिक गहरे स्तर पर यह समझ गया कि जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ वर्षों तक काम करते समय जो सिद्धांत मैं सिखा रहा था और जिन्हें मैं प्रभावकारी मानता था, वे अक्सर इन लोकप्रिय विचारों से भिन्न क्यों लगते थे। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि व्यक्तित्व आधारित नीति शास्त्र के तत्व यानी कि व्यक्तित्व का विकास, संप्रेषण की योग्यता का प्रशिक्षण, प्रभावित करने की कला की शिक्षा और सकारात्मक चिंतन लाभकारी नहीं है या सफलता के लिए अनिवार्य नहीं है। मेरा विश्वास है वे लाभकारी भी है और कई बार अनिवार्य भी, परंतु वे प्राथमिक बुनियादी तत्व नहीं है। वे द्वितीयक यानी गौण तत्व है। शायद पिछले पीढ़ियों की नींव पर निर्माण करने की मानवीय क्षमता का प्रयोग करते समय अनजाने में ही हमने अपनी इमारत बनाने पर इतना अधिक ध्यान केंद्रित कर लिया कि हम उसकी नींव को ही भूल गए जिस पर वह इमारत खड़ी थी। इतने लंबे समय तक बगैर बोए फसल काटने की वजह से हम शायद यह भूल गए कि बोना भी ज़रूरी है। अगर मैं लोगों को प्रभावित करने की तकनीकों या रणनीतियों का प्रयोग इस उद्देश्य से करूं कि किस तरह लोगों से अपना मनचाहा या बेहतर काम करवाऊं, किस तरह उन्हें अधिक प्रेरित करूं ताकि वे मुझे एक दूसरे को ज़्यादा पसंद करें, जबकि मेरा चरित्र मूलतः दोषपूर्ण और छल कपट से भरा हो, तो मैं लंबे समय तक सफल नहीं हो सकता। मेरे छल कपट की वजह से अविश्वास पैदा होगा और मेरे हर काम को, जिसमें तथाकथित लोक व्यवहार की अच्छी तकनीकों का प्रयोग भी शामिल है, को जोर तोड़ या चालाकी माना जाएगा। इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि शब्दों का जाल कितना अच्छा है या इरादे कितने नेक है। मूल बात यह है, अगर विश्वास नहीं है या बहुत कम है तो अस्थायी सफलता की नींव ही नहीं है। सिर्फ मूलभूत अच्छाई ही तकनीकों को सफल बनाती है। तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करना स्कूल में रटकर परीक्षा देने की तरह है। आप कई बार पास हो जाते हैं, शायद आपके नंबर भी अच्छे आए, परंतु अगर आप हर दिन कीमत नहीं चुकाते हैं तो आप उन सभी विषयों में सचमुच निपुण नहीं हो सकते जिन्हें आप अध्ययन करते हैं। तुरंत फुरत उपायों से आप शिक्षित मस्तिष्क का विकास नहीं कर सकते। क्या आपने कभी सोचा है कि खेती में तुरंत फुरत उपायों का इस्तेमाल करना कितना मूर्खतापूर्ण होगा? वसंत में बीज बोना भूल जाना और पूरी गर्मी मौज मस्ती करते रहना और फिर शरद ऋतु में फसल उगाने के लिए तुरंत फुरत उपाय अपनाना मूर्खता नहीं तो और क्या है। खेती एक प्राकृतिक व्यवस्था है। कीमत चुकानी होगी और प्रक्रिया का पालन करना होगा। क्या? कीमत चुकानी होगी और प्रक्रिया का पालन करना होगा। आप जो बोते हैं हमेशा वही काटते हैं। इसमें शॉर्टकट काम नहीं आते। यह सिद्धांत अंततः मानवीय व्यवहार और आपसी संबंधों के बारे में भी सही है। ये भी फसल के नियम पर आधारित प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं। स्कूल जैसी कृत्रिम सामाजिक व्यवस्था में अगर आप यह सीख लें कि किस तरह इंसानों द्वारा बनाए गए नियमों को चालाकी से तोड़ा जाए और किस तरह खेल को खेला जाए, तो आप कुछ समय के लिए कामयाब हो सकते हैं। अधिकांश
एक बार की मुलाकातों या अल्पकालीन मानवीय संबंधों में आप व्यक्तित्व आधारित नीति शास्त्र का प्रयोग करके सफल हो सकते हैं। आप सामने वाले की रुचियों में दिलचस्पी के अभिनय और अपने आकर्षक व्यक्तित्व और योग्यता से उस पर अच्छी छाप छोड़ सकते हैं। अल्पकालीन स्थितियों में आप फटाफट और आसान तकनीकों से कामयाबी हासिल कर सकते हैं, परंतु दीर्घकालीन संबंधों में द्वितीयक तत्वों का स्थायी महत्व नहीं होता। अगर गहरी सत्यनिष्ठा और चरित्र की मूलभूत दृढ़ता नहीं है तो जीवन की चुनौतियां सच्चे उद्देश्यों को सबके सामने ले आएंगी और अल्पकालीन सफलता के स्थान पर आपको संबंधों में असफलता ही हाथ लगेगी। द्वितीयक महानता हासिल कर चुके कई लोगों को उनकी योग्यता की वजह से सामाजिक प्रतिष्ठा तो मिल सकती है, परंतु वे प्राथमिक महानता या अच्छे चरित्र के अभाव के शिकार होते हैं। देर सबेर यह बातें आपको उनके हर दीर्घकालीन संबंध में दिखाई देंगी, चाहे वह संबंध किसी व्यापारिक सहयोगी, जीवन साथी, मित्र या पहचान के संकट से गुजरते किशोर पुत्र के साथ हो। चरित्र सबसे ऊंचे स्वर में बोलता है। जैसे इमर्सन ने एक बार कहा था, आप क्या हैं? उसकी आवाज़ मेरे कानों में इतनी तेजी से सुनाई देती है कि आप क्या कहते हैं वह मुझे सुनाई नहीं देता। जाहिर है ऐसी स्थितियां होती है जहां लोगों में चरित्र की दृढ़ता तो होती है, परंतु संप्रेषण की योग्यता नहीं होती। बेशक इससे भी रिश्तों की गुणवत्ता प्रभावित होती है, परंतु इसके प्रभाव फिर भी उतने महत्वपूर्ण नहीं होते। अंतिम विश्लेषण में हमारा चरित्र हमारे शब्दों और कार्यों से अधिक ऊंचे स्वर में बोलता है। क्या? हमारा चरित्र हमारे शब्दों और कार्यों से अधिक ऊंचे स्वर में बोलता है। हम सब यह बात जानते हैं। कुछ लोगों पर हम पूरी तरह विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनका चरित्र जानते हैं, चाहे वे मुखर हो या ना हो, चाहे वे मानवीय संबंधों की तकनीकों में निपुण हो या ना हो। हम उन पर विश्वास करते हैं और उनके साथ सफलतापूर्वक काम करते हैं। विलियम जॉर्ज जॉर्डन के शब्दों में, हर व्यक्ति के हाथों में अच्छाई या बुराई की अद्भुत शक्ति है। उसके जीवन का खामोश, अचेतन, अदृश्य प्रभाव, यह सिर्फ उस बात का सतत प्रतिबिंब होता है जैसा वह वास्तव में होता है, इस बात का नहीं जिसका वह ढोंग करता है। पैराडाइम की शक्ति। अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें में मानवीय प्रभावकारिता के कई मूलभूत सिद्धांत बताए गए हैं। ये आदतें मूलभूत और प्राथमिक हैं। ये उन सिद्धांतों को आत्मसात करने का प्रतिनिधित्व करती है जो अस्थायी सुख और सफलता की नींव है। परंतु इससे पहले कि हम इन 7 आदतों को सचमुच समझ सकें, हमें खुद के पैराडाइम्स को समझना होगा और यह भी कि अपने पैराडाइम्स में कैसे परिवर्तन किया जाता है। चरित्र आधारित नीति शास्त्र और व्यक्तित्व आधारित नीति शास्त्र सामाजिक पैराडाइम्स के उदाहरण हैं। पैराडाइम शब्द ग्रीक भाषा से आया है। यह मूलतः एक वैज्ञानिक शब्द है जो और आजकल इसका प्रयोग आमतौर पर प्रतिमान, सिद्धांत, अनुभूति, मान्यता और दृष्टिकोण के अर्थ में किया जाता है। अधिक सामान्य रूप से यह वह तरीका है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। इसका संबंध दृष्टि की हमारी इंद्रियगत अनुभूति से नहीं है, बल्कि महसूस करने, समझने और विश्लेषण करने से है। हमारे उद्देश्यों के लिए पैराडाइम्स को समझने का आसान तरीका उन्हें नक्शों के रूप में देखना है। हम सब जानते हैं कि नक्शा क्षेत्र नहीं होता, यह तो सिर्फ वास्तविक क्षेत्र के कुछ पहलुओं को स्पष्ट करता है और पैराडाइम भी यही करता है। यह किसी अन्य वस्तु का सिद्धांत, स्पष्टीकरण या प्रतिमान होता है। मान लीजिए आप शिकागो में किसी खास जगह पर पहुंचना चाहते हैं। अगर आपके पास शहर की सड़कों का नक्शा हो तो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में बहुत मदद मिलेगी, परंतु मान लीजिए आपको गलत नक्शा दे दिया गया। मुद्रण की त्रुटि की वजह से डेंड्राइट के नक्शे पर गलती से शिकागो छप गया। क्या आप उस कुंठा और असफलता की कल्पना कर सकते हैं जिसका सामना आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करते समय करना पड़ेगा? हो सकता है आप अपने व्यवहार में सुधार करें, आप और ज़्यादा मेहनत करें, अपनी गति को दुगुना कर लें, परंतु
आपके प्रयास आपको तेज़ी से सिर्फ गलत जगह पर पहुंचने में ही सफल बनाएंगे। हो सकता है आप अपने नज़रिए में सुधार करें और अधिक सकारात्मक तरीके से सोचें। आप अभी सही जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे, परंतु शायद आपको इसकी परवाह नहीं होगी। आपका नज़रिया इतना सकारात्मक होगा कि आप जहां भी पहुंचे वहीं खुश रहेंगे। मुद्दे की बात यह है कि आप अभी भटक रहे होंगे। मूलभूत समस्या आपके व्यवहार या नज़रिए से कोई लेना देना नहीं है। इसका इस बात से पूरा लेना देना है कि आपके पास जो नक्शा है वह गलत है। जब आपके पास शिकागो का सही नक्शा हो तब मेहनत महत्वपूर्ण होती है। जब आप सही रास्ते पर चलते समय हताश करने वाली कठिनाइयों का सामना करें तब नज़रिए से सचमुच फर्क पड़ सकता है, परंतु पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि नक्शा सही हो। हम में से हर एक के मस्तिष्क में बहुत से नक्शे होते हैं, बहुत से, जिन्हें मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में रखा जा सकता है। पहला, चीज़ें जैसी है, जैसे वास्तविकताओं के नक्शे, चीज़ें जैसी होनी चाहिए यानी जीवन मूल्य के नक्शे। पहला वास्तविकता का नक्शा और दूसरा जीवन मूल्य का नक्शा। इन्हें मानसिक नक्शों के माध्यम से हम अपने हर अनुभव की व्याख्या करते हैं। हम नक्शों को सही होने के बारे में शायद ही कभी सवाल करते हैं। आमतौर पर यह भी हमें पता नहीं होता कि हमारे पास नक्शे हैं। हम बस यह मान लेते हैं कि हम जिस तरह से चीज़ों को देखते हैं वे सचमुच उसी रूप में है या उसी तरह से होना चाहिए। हमारे नज़रिए और व्यवहार इन्हीं मान्यताओं से उत्पन्न होते हैं। हम जिस तरह से चीज़ों को देखते हैं उसी से यह तय होता है कि हम किस तरह सोचते और कार्य करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बौद्धिक और भावनात्मक अनुभव लेने के लिए आमंत्रित करता हूँ। कुछ पल ठहर कर पृष्ठ 34 की तस्वीर पर नज़र डालें। अब पृष्ठ 35 पर छपी तस्वीर को देखें और आपने जो देखा उसका सावधानी से वर्णन करें। क्या आपको उसमें महिला दिख रही है? आपके हिसाब से उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? वह कैसी दिखती है? वह क्या पहने हुए है? आप उसे किस तरह की भूमिकाओं में देखते हैं? आप शायद दूसरी तस्वीर की महिला का वर्णन करते हुए कहेंगे, उसकी उम्र लगभग 25 साल होगी, बहुत सुंदर, ज़रा फैशनेबल, छोटी नाक और थोड़े नखरे वाली। अगर आप अविवाहित होते तो उसे डेटिंग पर ले जाना चाहते। अगर आप रिटेलिंग बिजनेस में होते तो आप फैशन मॉडल के रूप में उसकी सेवाएं लेना चाहते। परंतु अगर मैं आपसे कहूं कि आप गलत हैं, अगर मैं कहूं कि यह तस्वीर 60 या 70 वर्ष की महिला की है जो उदास दिखती है, जिसकी नाक बहुत बड़ी है, जो निश्चित रूप से मॉडल नहीं है, वह एक ऐसी महिला है जिसकी शायद आप सड़कों को पार करने में मदद करना चाहेंगे। सही कौन है? तस्वीर को दोबारा देखें। क्या आपको बूढ़ी महिला दिखाई दी? अगर नहीं तो कोशिश करते रहें। क्या आप उसकी बड़ी नाक को देख सकते हैं, उसकी शॉल? अगर मैं और आप आमने सामने होते तो हम इस तस्वीर पर चर्चा कर सकते थे। आप मुझे बता सकते थे कि आप क्या देखते हैं और मैं आपको बता सकता था कि मैं क्या देखता हूँ। हम तब तक चर्चा जारी रख सकते थे जब तक कि आप स्पष्ट रूप से मुझे यह न दिखा देते कि आपको इस तस्वीर में क्या दिख रहा है और मैं स्पष्ट रूप से आपको यह न दिखा देता कि मुझे क्या दिख रहा है। चूँकि हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए पृष्ठ 59 खोलिए और वहाँ दी गई तस्वीर का अध्ययन करें। इसके बाद इस तस्वीर को दोबारा देखें। क्या अब आपको बूढ़ी महिला दिखाई दे? यह महत्वपूर्ण है। आगे पढ़ना शुरू करें उससे पहले आप उसे देख लें। इस प्रयोग से मेरी पहली बार सामना कई साल पहले हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में हुआ। प्रशिक्षक इसका प्रयोग स्पष्ट और प्रभावकारी ढंग से यह दर्शाने के लिए कर रहे थे कि 2 लोग एक ही चीज़ देखने के बाद भी असहमत हो सकते हैं और दोनों ही सही होंगे। यह तार्किक नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक है। प्रशिक्षक कमरे में बहुत सारे बड़े कार्ड्स लेकर आए।
जिनमें से आधे कार्ड्स पर एक युवती की तस्वीर थी जिसे आपने पृष्ठ 34 पर देखा था, और बाकी आधे कार्ड्स पर पृष्ठ 59 वाली बूढ़ी महिला की तस्वीर थी। उन्होंने कक्षा में कार्ड्स बांटे। कमरे के एक हिस्से में उन्होंने युवती की तस्वीर वाले कार्ड बांटे और दूसरे हिस्से में बूढ़ी महिला की तस्वीर। उन्होंने हमसे कहा कि 10 सेकंड तक अपने अपने कार्ड्स पर ध्यान केंद्रित करें। इसके बाद उन्होंने हमसे कार्ड वापस ले लिए। फिर उन्होंने प्रोजेक्टर के माध्यम से स्क्रीन पर पृष्ठ 35 पर दी गई तस्वीर दिखाई, जो दोनों तस्वीर को मिलाने से बनी थी। इसके बाद उन्होंने पूरी कक्षा से उस महिला का वर्णन करने को कहा। जिन लोगों ने कार्ड में युवती की तस्वीर देखी थी उन्हें स्क्रीन की तस्वीर में भी युवती दिखाई दी, और जिन्होंने कार्ड में बूढ़ी महिला की तस्वीर देखी थी उन्हें उस तस्वीर में भी बूढ़ी महिला नजर आई। फिर प्रशिक्षक ने एक विद्यार्थी से कहा वह कमरे के दूसरी ओर बैठे किसी विद्यार्थी को बताए कि उसने क्या देखा। जब उन्होंने आपस में बातें की तो संप्रेषण की समस्याएं उभर कर सामने आई। बूढ़ी महिला से क्या मतलब है आपका? उसकी उम्र 20 या 22 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। अरे छोड़िए भी, आप शायद मजाक कर रहे हैं। उसकी उम्र 70 साल होगी और हो सकता है 80 पास के हो। आपको हो क्या गया है? आप अंधे हैं? यह महिला है, खूबसूरत है, मैं उसे अपने साथ घुमाने ले जाने चाहूँगा। वह सुंदर है। सुंदर? वह तो खूबसूरत बुढ़िया है। बहस बढ़ती गई। दोनों को न सिर्फ अपने नज़रिए पर पूरा विश्वास था बल्कि वे अपने दृष्टिकोण पर अड़े रहे। यह सब इसके बावजूद हुआ कि विद्यार्थियों के पास एक बेहद महत्वपूर्ण लाभ था। उनमें से अधिकांश प्रयोग की शुरुआत से ही जानते थे कि दरअसल दूसरे दृष्टिकोणों का अस्तित्व है। यह एक ऐसी चीज़ है जिसे हम में से ज़्यादातर लोग आम जीवन में कभी स्वीकार नहीं करेंगे। बहरहाल पहली बार तो सिर्फ गिने चुने विद्यार्थियों ने ही इस तस्वीर को दूसरे कोण से देखने की सचमुच कोशिश की। काफ़ी समय तक निरर्थक बहस होती रही। इसके बाद एक विद्यार्थी स्क्रीन के पास आया और उसने ड्राइंग की एक लाइन की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह युवती की हार है। दूसरे ने कहा, नहीं, यह तो बूढ़ी महिला का मुंह है। धीरे धीरे मतभेद के विशिष्ट बिंदुओं पर शांति से चर्चा होने लगी। आखिरकार जब दोनों तस्वीरों का विस्तार से वर्णन किया गया तो विद्यार्थियों ने एक एक करके दूसरे दृष्टिकोण को पहचान लिया। शांति, सम्मान और स्पष्ट संवाद के माध्यम से कमरे में बैठे हम सब विद्यार्थी अंततः दूसरे दृष्टिकोण को देखने में सफल हुए। परंतु जब हम उससे नज़र हटाकर दोबारा उस तस्वीर को देखते तो हमें से अधिकांश तस्वीर में वही दिखाई देती जिसे देखने के लिए हमें 10 सेकेंड की अवधि में कंडीशन किया गया था। मैं अक्सर इस अनुभूति प्रदर्शन का प्रयोग लोगों तथा संगठनों के सामने करता हूँ, क्योंकि इससे हमें व्यक्तिगत तथा पारस्परिक प्रभावकारिता की गहरी समझ मिलती है। इससे सबसे पहले तो यह पता चलता है कि कंडीशनिंग हमारी अनुभूतियों और पैराडाइम्स को कितनी सबलता से प्रभावित करती है। अगर चीज़ों को देखने के हमारे दृष्टिकोण पर 10 सेकेंड में इतना प्रभाव पड़ सकता है, 10 सेकेंड में, तो फिर जीवन भर की कंडीशनिंग का कितना प्रभाव पड़ता होगा। परिवार, स्कूल, चर्च, ऑफिस का माहौल, मित्र, सहयोगी और व्यक्तित्व आधारित नीति शास्त्र जैसे वर्तमान सामाजिक पैराडाइम हमारे जीवन पर खामोशी से अचेतन प्रभाव डालते हैं। वे हमारे दृष्टिकोणों, पैराडाइम्स और नक्शों को बनाने में मदद करते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि ये पैराडाइम्स अपने हमारे नज़रिए और व्यवहार के स्रोत हैं। हम उनके बाहर रहकर अखंडता या सत्यनिष्ठा से काम नहीं कर सकते। जो हम देखते हैं, अगर हम उससे भिन्न बात या आचरण करें तो हम पूर्णता कायम नहीं रख सकते। अगर आप उन 90% लोगों में से होते जिन्हें कंडीशन किए जाने के बाद मिश्रित तस्वीर में युवती दिखाई देती, तो बेशक आप यह सोचने में कठिनाई होती कि सड़क पार करने में आप उसकी मदद करना पड़ सकती है।
जिस रूप में आप उसे देखते आपका नज़रिया और व्यवहार निश्चित रूप से उसी अनुरूप होगा। क्या? जिस रूप में आप उसे देखते आपका नज़रिया और व्यवहार निश्चित रूप से उसी अनुरूप में होता है। यह हमें व्यक्तित्व आधारित नीति शास्त्र के एक मूलभूत दोष से परिचित करवाता है। अगर हम उन मूलभूत पैराडाइम्स की जांच करने में असफल रहे जिनसे हमारा व्यवहार और नज़रिए उत्पन्न होती है, तो बाहरी नज़रिए और व्यवहार को बदलने की कोशिशों से लंबे समय में बहुत कम लाभ होता है। अनुभूति का यह प्रदर्शन यह भी दर्शाता है कि हमारे पैराडाइम्स दूसरों के साथ हमारे व्यवहार को कितना ज़्यादा प्रभावित करते हैं। भले ही हम यह सोचते हों कि हम चीज़ों को पूरी स्पष्टता और निष्पक्षता से देख रहे हैं, परंतु हमें यह एहसास होने लगता है कि दूसरे लोग उन्हें उतने ही स्पष्ट और निष्पक्ष दृष्टिकोण से भिन्न रूप में देख सकते हैं। हम कहाँ खड़े हैं यह इस बात पर निर्भर करती है कि हम कहाँ बैठे हैं। हम में से हर एक में यह सोचने की प्रवृत्ति होती है कि हम चीज़ों को उसी रूप में देखते हैं जैसे वे हैं। क्या? यह सोचने की प्रवृत्ति होती है कि हम चीज़ों को उसी अनुरूप में देखते हैं जैसे वे हैं, यानी कि हम वस्तुपरक या तटस्थ हैं, परंतु यह सच नहीं है। हम दुनिया को उस रूप में नहीं देखते जैसी वह है, बल्कि उसी रूप में देखते हैं जैसे हम हैं, या जैसा देखने के लिए हमें कंडीशन किया गया है। जब हम यह वर्णन करने के लिए अपना मुंह खोलते हैं कि हमें क्या दिखाई देता है, तो दरअसल हम खुद का, अपनी अनुभूतियों का और अपने पैराडाइम्स का वर्णन करते हैं। जब लोग हमसे असहमत होते तो हम तत्काल सोचने लगते हैं कि उनके साथ कुछ गड़बड़ है, परंतु जैसा इस प्रदर्शन से साबित होता है, ईमानदार और चैतन्य लोग भी एक ही चीज़ को अलग अलग ढंग से देखते हैं, परंतु क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने अनुभव के अनूठे लेंस से देखता है। इसका यह मतलब नहीं है कि तथ्य होते ही नहीं। प्रयोग के आरंभ में दो लोग अलग अलग तस्वीरों को देखकर अलग अलग कंडीशनिंग से प्रभावित हुए। इसके बाद उन्होंने उन तस्वीरों को मिलाने के बाद बनी तीसरी तस्वीर देखी। अब वे दोनों समान तथ्यों को देख रहे थे, काली रेखाएं, सफ़ेद स्थान, और दोनों ही इन्हें तथ्यों के रूप में स्वीकार करते थे, परंतु हर व्यक्ति इन तथ्यों की व्याख्या अपने पुराने अनुभव के आधार पर कर रहा था, और तथ्यों का उनकी व्याख्या से अलग हटकर कोई अर्थ नहीं होता। हम अपने मूलभूत पैराडाइम्स, नक्शों या मान्यताओं के बारे में जितने अधिक जागरूक होंगे, इस बारे में जितने अधिक जागरूक होंगे कि हमारा अनुभव किस हद तक हमें प्रभावित करता है, हम अपने पैराडाइम्स की उतनी ही ज़्यादा जिम्मेदारी ले सकते हैं। इस स्थिति में हम अपने पैराडाइम्स की जांच कर सकते हैं, यथार्थ से उसकी तुलना कर सकते हैं, दूसरों की बातें सुन सकते हैं और उसकी अनुभूतियों के प्रति खुला नज़रिया रख सकते हैं। इस तरह हम एक बड़ी तस्वीर हासिल कर सकते हैं और एक अधिक निरपेक्ष या तटस्थ दृष्टिकोण का भी। पैराडाइम परिवर्तन की शक्ति, द पावर ऑफ पैराडाइम शिफ्ट। अनुभूति प्रदर्शन से हासिल किया गया होगा। अनुभूति प्रदर्शन से हासिल किया गया सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान शायद पैराडाइम परिवर्तन के क्षेत्र में है, जिसे हम आहा अनुभव कह सकते हैं। आहा अनुभव तब होता है जब कोई आखिरकार मिश्रित तस्वीर को दूसरे दृष्टिकोण से देखता है। अपनी आरंभिक अनुभूति से व्यक्ति जितना बंधा होता है, आहा अनुभव उतना ही सशक्त होता है। यह वैसा ही है जैसे अचानक अंदर बत्तियां जल गई हों। पैराडाइम शिफ्ट वाक्यांश का प्रयोग सबसे पहले थॉमस कुहन ने अपनी बेहद प्रभावशाली और महत्वपूर्ण पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन में किया गया था। कुहन बताते हैं कि वैज्ञानिक प्रयास के क्षेत्र में लगभग हर महत्वपूर्ण सफलता परंपरा तोड़ने, सोचने के पुराने तरीकों से मुक्त होने और पुराने पैराडाइम्स में परिवर्तन करने से हासिल हुई है। क्या? वैज्ञानिक प्रयास के क्षेत्र में लगभग हर महत्वपूर्ण सफलता परंपरा तोड़ने,
सोचने के पुराने तरीके से मुक्त होने और पुराने पैराडाइम्स में परिवर्तन करने से हासिल हुई है। मिस्र के महान खगोल शास्त्री टोलेमी के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र थी, परंतु कोपरनिकस ने सूर्य को केंद्र में रखकर पैराडाइम में परिवर्तन किया। हालांकि इस वजह से उन्हें काफ़ी विरोध और कष्ट झेलना पड़ा। अचानक हर चीज़ की व्याख्या बदल गई। न्यूटन का भौतिक शास्त्री मॉडल यांत्रिक पैराडाइम था और यह अब भी आधुनिक इंजीनियरिंग का आधार है, परंतु यह आंशिक और अपूर्ण था। आइंस्टीन के सापेक्षता के पैराडाइम ने वैज्ञानिक जगत की काया पलट कर दी, क्योंकि इसका अधिकांश भविष्य सूचक और व्याख्यात्मक महत्व था। जब तक जीवाणु सिद्धांत नहीं खोजा गया, तब तक प्रसव के दौरान बहुत सी महिलाओं तथा शिशुओं की मृत्यु हो जाती थी और किसी को भी इसका कारण समझ में नहीं आता था। युद्ध में गोलियों से जितने सैनिक मरते थे, उनसे ज़्यादा सैनिक छुटपुट घावों और बीमारियों से मर जाते थे। परंतु जीवाणु सिद्धांत के विकसित होने के साथ ही एक बिल्कुल नया पैराडाइम समझने का एक बेहतर तथा सुधरा हुआ तरीका संभव हुआ और इसकी वजह से चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण तथा ज़बरदस्त सुधार हुआ। आज अमेरिका भी पैराडाइम परिवर्तन का ही परिणाम है। सदियों के शासन के बारे में राजशाही तथा सम्राट के दैवी अधिकार की पारंपरिक अवधारणा प्रचलित थी। तभी एक अलग पैराडाइम विकसित हुआ, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। इस तरह एक संवैधानिक लोकतंत्र का जन्म हुआ, जिससे अत्यधिक मानवीय ऊर्जा और योग्यता उत्पन्न हुई तथा जीवन स्तर, स्वतंत्रता, प्रभाव और आशा के एक ऐसे स्तर की रचना हुई जिसकी मिसाल दुनिया के इतिहास में नहीं मिलती है। सभी पैराडाइम परिवर्तन सकारात्मक दिशा में नहीं होते। जैसा हमने देखा कि जब पैराडाइम चरित्र आधारित नीति शास्त्र से बदलकर व्यक्तित्व आधारित नीति शास्त्र हो गया, तो इसने हमें उन जड़ों से दूर कर दिया जो सच्ची सफलता और सुख को पोषण देती है। परंतु चाहे पैराडाइम परिवर्तन सकारात्मक दिशा में हो या नकारात्मक दिशा में हो, चाहे ये तत्काल हो या लंबे समय में, ये दुनिया को देखने के एक नए दृष्टिकोण से दूसरे दृष्टिकोण की ओर ले जाता है और इन परिवर्तनों का सशक्त प्रभाव पड़ता है। चाहे ये सही हो या गलत, हमारे पैराडाइम्स हमारे नज़रिए तथा व्यवहार के स्रोत हैं, अंततः दूसरों के साथ हमारे संबंधों के भी। मुझे एक छोटे पैराडाइम का परिवर्तन का अनुभव याद आता है। जब मैं एक रविवार की सुबह को न्यूयॉर्क में एक ट्रेन से यात्रा कर रहा था। लोग शांति से बैठे थे, कुछ अखबार पढ़ रहे थे, कुछ विचारों में खोए थे और कुछ अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहे थे। माहौल बहुत शांत था। तभी अचानक एक आदमी अपने बच्चों के साथ डिब्बे में दाखिला हुआ। बच्चे इतना शोर मचा रहे थे और धमा चौकड़ी कर रहे थे कि तत्काल पूरा माहौल बदल गया। वह आदमी मेरे बगल में बैठ गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी स्थिति से बेखबर था। बच्चे हल्ला कर रहे थे, सामान इधर से उधर फेंक रहे थे, लोगों के अखबार छीन रहे थे। यह देखकर चीढ़ छूटना स्वाभाविक था, परंतु इसके बावजूद मेरे साथ बैठे आदमी ने कुछ नहीं किया। ऐसे माहौल में झुंझलाहट पर काबू रखना मुश्किल था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। वह अपने बच्चों को इतनी जंगली व्यवहार कैसे करने दे रहा है, उन्हें रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहा है और ज़रा भी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा है। साफ दिख रहा था कि मेरी ही तरह डब्बे में बैठा हर यात्री इस बात से चिढ़ रहा था। अंततः मैंने असाधारण धैर्य और संयम के साथ उससे कहा, श्रीमान, लोगों को आपके बच्चों की वजह से सचमुच परेशानी हो रही है। क्या आपको इस बारे में कुछ नहीं करना चाहिए? उस आदमी ने अपनी आंख इस तरह खोली
जैसे उसे पहली बार स्थिति समझ में आ आई हो। फिर वह धीमे से बोला, हाँ, आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे इस बारे में कुछ करना चाहिए। मैं अपने बच्चों के साथ अभी अस्पताल से आ रहा हूँ, जहाँ इनकी माँ की 1 घंटा पहले मृत्यु हुई है। मैं नहीं जानता कि मुझे क्या सोचना या करना चाहिए, और मुझे लगता है कि बच्चे भी नहीं जानते कि इस स्थिति का सामना किस तरह किया जाए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मुझे उस वक्त कैसा महसूस हुआ होगा? मेरा पैराडाइम बदल गया। अचानक मैं घटनाओं को अलग तरह से देखने लगा, और चूंकि मैंने घटनाओं को अलग तरह से देखा, इसलिए मैंने अलग तरह से सोचा, अलग तरह से महसूस किया और अलग तरीके से व्यवहार किया। मेरी झुंझलाहट तत्काल गायब हो गई। मुझे अपने नज़रियों या व्यवहार को नियंत्रित करने की चिंता नहीं करनी पड़ी। मेरा हृदय तो उस व्यक्ति की पीड़ा से व्यथित हो गया। हमदर्दी और करुणा की भावनाएं मुक्तता से प्रवाहित होने लगी। आपकी पत्नी की आज ही मृत्यु हुई है? ओह, मुझे बहुत अफसोस है। क्या आप मुझे इस बारे में बता सकते हैं? मैं आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ? पल भर में सब कुछ बदल गया था। बहुत से लोग जब अपने जीवन को खतरे में डालने वाले संकट का सामना करते हैं, अपनी प्राथमिकताओं को नई रोशनी से देखते हैं, या वे अचानक किसी नई भूमिका में कदम रखते हैं, जैसे वे पति या पत्नी, माता या पिता, या दादा या दादी, मैनेजर या लीडर की भूमिका में आते हैं, तो वे अपने सोच में इसी तरह के मूलभूत का परिवर्तन अनुभव करते हैं। व्यक्तित्व आधारित नीति शास्त्र के माध्यम से हम अपने नज़रियों तथा व्यवहार को बदलने की कोशिश में चाहे हफ्तों, महीनों, यहाँ तक कि वर्षों मेहनत कर रहे हों, इसके बावजूद हम उस परिवर्तन के एहसास के करीब भी नहीं आ पाएंगे, जो तत्काल तब होता है जब हम चीज़ों को अलग तरीके से देखने लगते हैं। यह स्पष्ट है कि हमें अपने जीवन में अपेक्षाकृत छोटे परिवर्तन करना चाहते हैं। यह स्पष्ट है कि अगर हम अपने जीवन में अपेक्षाकृत छोटे परिवर्तन करना चाहते हैं, तो हम शायद अपने व्यवहार और नज़रिए पर ध्यान केंद्रित करके ऐसा कर सकते हैं, परंतु अगर हम महत्वपूर्ण क्वांटम परिवर्तन करना चाहते हैं, तो हमें अपने मूलभूत पैराडाइम्स पर मेहनत करनी होगी। थोरो के शब्दों में, बुराई की पत्तियों पर 1000 प्रहार करने से अच्छा यह है कि जड़ पर एक बार प्रहार कर दिया जाए। क्या? बुराई की पत्तियों पर 1000 प्रहार करने से अच्छा यह है कि जड़ पर एक बार प्रहार कर दिया जाए। हम अपने जीवन में क्वांटम सुधार सिर्फ तभी कर सकते हैं जब हम व्यवहार और नज़रियों की पत्तियों पर प्रहार करना छोड़ दें तथा जड़ों यानी कि पैराडाइम्स पर काम करने में जुट जाएं, जिनसे हमारा व्यवहार और नज़रिए उत्पन्न होते हैं। देखना और बनना, सीइंग एंड बीइंग। जाहिर है सभी पैराडाइम परिवर्तन तत्काल नहीं होते। हालांकि ट्रेन में मेरे पैराडाइम में तत्काल परिवर्तन हो गया था, परंतु हमारे बेटे के प्रति मेरे और सैंड्रा के पैराडाइम में परिवर्तन धीमी, मुश्किल और सुविचारित प्रक्रिया थी। हमने उसके साथ पहले जो तकनीक आजमाई थी वह व्यक्तित्व आधारित नीति शास्त्र की हमारी वर्षों की कंडीशनिंग तथा अनुभव पर आधारित थी। वह तकनीक माता पिता के रूप में हमारी सफलता तथा हमारे बच्चों की सफलता के पैमाने के बारे में हमारे गहनतम पैराडाइम्स का परिणाम थी। जब तक हमने उन मूलभूत पैराडाइम्स को नहीं बदला और चीज़ों को अलग तरह से नहीं देखा, तब तक स्वयं में या स्थिति में क्वांटम यानी कि व्यापक परिवर्तन करने में सफल नहीं हुए। हमारे बेटे को अलग तरह से देखने के लिए मुझे और सैंड्रा को अलग तरह का बनना पड़ा। क्या? हमारे बेटे को अलग तरह से देखने के लिए मुझे और सैंड्रा को अलग तरह का बनना पड़ा। जब हमने स्वयं के चरित्र का विकास
करने पर मेहनत की, तभी हमारा नए पैराडाइम विकसित हुए। पैराडाइम चरित्र से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। हम जो बनते हैं वही देखते हैं, और जो हम देखते हैं वह बहुत हद तक उस पर निर्भर करता है कि जो हम बनते हैं। ऐसा लंबे समय तक नहीं हो सकता कि हम अपने देखने में तो परिवर्तन कर लें, परंतु इसके साथ हमारे बनने में कोई परिवर्तन ना हो। यह विपरीत दिशा में भी लागू होती है। ट्रेन में उस सुबह मेरे पैराडाइम में तत्काल जो परिवर्तन हुआ, उसमें भी मेरा बदला हुआ दृष्टिकोण मेरे मूलभूत चरित्र का परिणाम था, उनके द्वारा सीमित था। निश्चित रूप से ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें वास्तविक स्थिति का पता चलने के बाद उन्हें अफसोस या अपराध बोध महसूस नहीं हुआ होता, और वे दुखी तथा दुविधाग्रस्त आदमी के पास चुपचाप बैठे रहते। दूसरी ओर मुझे यह विश्वास है कि ऐसे भी संवेदनशील लोग होंगे जिन्होंने तत्काल यह भांप लिया होता कि कोई गंभीर समस्या है, और वे समझने तथा मदद करने की पहल करने से पहले ही कर देते, जो मैं नहीं कर पाया था। पैराडाइम्स बहुत सशक्त होते हैं क्योंकि वे उस लेंस की रचना करते हैं जिनके द्वारा हम दुनिया को देखते हैं। पैराडाइम्स क्वांटम परिवर्तन की मूल शक्ति है, चाहे यह परिवर्तन तत्काल हो या धीमी सुचारित प्रक्रिया। सिद्धांत केंद्रित पैराडाइम। चरित्र आधारित नीति शास्त्र इस मूलभूत विचार पर आधारित है कि कुछ सिद्धांत मानवीय प्रभावकारिता को निर्धारित करते हैं। मानवीय जगत में ये प्राकृतिक नियम उतने ही वास्तविक और अस्थायी है जितना कि भौतिक जगत में गुरुत्वाकर्षण का नियम। इन सिद्धांतों की वास्तविकता और इसके प्रभाव को एक अन्य पैराडाइम्स परिवर्तन के अनुभव में देखा जा सकता है, जिसका वर्णन फ्रेंच कोच ने नौसेना संस्थान की पत्रिका प्रोसीडिंग्स में किया है। 2 युद्धपोत समुद्र में कई दिनों तक खराब मौसम में युद्धाभ्यास का प्रशिक्षण ले रहे थे। मैं अग्रणी युद्धपोत पर तैनात था, और जब रात हुई तो मैं ब्रिज जहाज के संचालन कक्ष पर निगरानी कर रहा था। कोहरे के कारण हमें देखने में मुश्किल आ रही थी, इसलिए कप्तान भी ब्रिज पर ही खड़े होकर सभी गतिविधियों को निगरानी कर रहे थे। अंधेरा होने के कुछ समय बाद निगरानी कर रहे एक पहरेदार ने आकर कहा, जहाज के अगले हिस्से के सामने रोशनी दिख रही है। कप्तान ने पूछा, रोशनी अस्थिर है या हिल रही है? पहरेदार ने जवाब दिया, अस्थिर है कप्तान। इसका मतलब यह था कि हम सामने वाले खड़े किसी जहाज से टकराने वाले थे। कप्तान ने सिग्नल मैन को बुलाकर आदेश दिया, उस जहाज को यह संकेत भेज दो, हम दोनों की टक्कर होने वाली है। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपनी दिशा में 20 अंश का परिवर्तन कर लें। दूसरी तरफ से संदेश आया, आपको सलाह दी जाती है कि आप अपनी दिशा में 20 अंश का परिवर्तन कर लें। कप्तान बोला, यह संदेश भेजो, मैं कप्तान हूँ, अपनी दिशा 20 अंश बदलो। जवाब आया, मैं दूसरे दर्जे का जहाजी हूँ, बेहतर होगा कि आप अपनी दिशा 20 अंश बदल लें। अब कप्तान भन्ना आ गया। उसने चीखते हुए कहा, यह संदेश भेजो, मैं युद्धपोत हूँ, अपनी दिशा में 20 अंश बदलो। चमकती हुई रोशनी से हमारे पास यह संदेश आया कि मैं लाइट हाउस हूँ, अब हमने अपनी दिशा बदल ली। कप्तान और इस वर्णन को पढ़ने वाले हम सभी के पैराडाइम में हुआ परिवर्तन स्थिति को एक बिल्कुल ही अलग रोशनी में ले जाता है। हम वह वास्तविकता देख सकते हैं जो उसकी सीमित अनुभूति से अधिक विराट थी।
एक ऐसी वास्तविकता जिसे समझना हमारे दैनिक जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कोहरे में फंसे कप्तान के लिए था। सिद्धांत लाइट हाउस की तरह होते हैं। वे ऐसे प्राकृतिक नियम है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, जैसा सेसिल बी डेमिल अपने ऐतिहासिक फिल्म द 10 कमांडमेंट्स में शामिल सिद्धांत के बारे में कहते हैं। नियम तोड़ना हमारे लिए असंभव नहीं नियम तोड़ना हमारे लिए संभव नहीं है। हम नियमों से टकराकर सिर्फ खुद को तोड़ सकते हैं। क्या? नियम तोड़ना हमारे लिए संभव नहीं है, हम नियमों से टकराकर सिर्फ खुद को तोड़ सकते हैं। हालांकि लोग अपने अनुभव और कंडीशनिंग से बनने वाले पैराडाइम्स या नक्शों के संदर्भ में अपने जीवन तथा व्यवहार को देख सकते हैं, परंतु ध्यान रहे ये नक्शे क्षेत्र नहीं हैं। ये तो व्यक्तिपरक दृष्टिकोणों पर आधारित वास्तविकता है जो क्षेत्रों का वर्णन करने के सिर्फ प्रयास है। वस्तुपरक वास्तविकता या क्षेत्र लाइट हाउस जैसे सिद्धांतों से बने हैं जो मानव विकास और सुख को निर्धारित करते हैं। ये प्राकृतिक नियम प्राचीन काल से हर सभ्य समाज के ताने बाने में बुने हुए हैं। इनमें हर उस परिवार तथा संस्था की जड़ें हैं जो अस्थायी बनी रही और समृद्ध हुई। हमारे मानसिक नक्शे का क्षेत्र का वर्णन कितनी सटीकता से करते हैं, इससे क्षेत्र के अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सिद्धांतों या प्राकृतिक नियमों की वास्तविकता हर उस व्यक्ति के सामने स्पष्ट हो जाती है जो गहराई से सोचता है और सामाजिक इतिहास के चक्रों का परीक्षण करता है। ये सिद्धांत बार बार सतह पर आते हैं। जिस हद तक किसी समाज में रहने वाले लोग इन्हें पहचानते और इनके अनुसार जीते हैं, उसी हद तक वे या तो बचते या विकास करते हैं या फिर विघटन और विनाश की ओर कदम बढ़ाते हैं। जिन सिद्धांतों की ओर मैं इशारा कर रहा हूँ वे गूढ़, रहस्यमयी या धार्मिक विचार नहीं है। इस पुस्तक में ऐसा एक भी सिद्धांत नहीं है जो सिर्फ एक धर्म में पाया जाता है, जिसमें मेरा धर्म भी शामिल है। ये सिद्धांत तो हर प्रमुख धर्म, अस्थायी समाज दर्शन तथा नैतिक व्यवस्था का हिस्सा है। ये सिद्धांत अपने आप में स्पष्ट हैं। इन्हें किसी भी व्यक्ति द्वारा आसानी से सही साबित किया जा सकता है। ऐसा लगता है जैसे ये सिद्धांत या प्राकृतिक नियम मानवीय स्थिति, मानवीय चेतना और मानवीय अंतरात्मा का हिस्सा हो। ये समस्त इंसानों में विद्यमान होते हैं, चाहे उनकी सामाजिक कंडीशनिंग कैसी भी हो, चाहे वे उनके प्रति निष्ठावान हो या ना हो। अलबत्ता यह हो सकता है कि कंडीशनिंग या निष्ठाहीनता की वजह से ये सिद्धांत गहराई में दफन हो या कुंद हो। उदाहरण के लिए मैं निष्पक्षता के सिद्धांत की ओर इशारा करना चाहूँगा, जिसे समानता तथा न्याय की हमारी पूरी अवधारणा विकसित हुई है। छोटे बच्चों में निष्पक्षता का सहज आंतरिक एहसास होता है, भले ही उनकी कंडीशनिंग के अनुभव इसके विपरीत ही क्यों ना हो। इस बारे में बहुत मतभेद हो सकते हैं कि निष्पक्षता को किस प्रकार परिभाषित किया जाए और उसे कैसे हासिल किया जाए, परंतु इस विचार को शाश्वत रूप से सभी लोग जानते हैं। अन्य उदाहरणों में ईमानदारी तथा अखंडता शामिल है। वे विश्वास की ऐसी नींव तैयार करती है जो सहयोग और दीर्घकालीन व्यक्तिगत व सामाजिक विकास के लिए अनिवार्य है। एक अन्य सिद्धांत मानव मात्र की गरिमा का है। अमेरिका के स्वाधीनता के घोषणा पत्र की मूलभूत अवधारणा इस जीवन मूल्य या सिद्धांत का वर्णन करती है। हम इस सत्य को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी इंसानों को उनके रचयिता ने समान बनाया है और उन्हें कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जिसका हनन नहीं होना चाहिए, जिनमें जीवन, स्वतंत्रता और सुख पाने का अधिकार शामिल है। एक अन्य सिद्धांत सेवा या योगदान देने का विचार है। इसके अलावा एक सिद्धांत गुणवत्ता या उत्कृष्टता है। एक सिद्धांत क्षमता का है। इसके अनुसार हम सभी में अविकसित क्षमताएं होती है। हम विकास कर सकते हैं, अपनी क्षमता बढ़ा सकते हैं, नई योग्यताएं सीख सकते हैं। विकास का सिद्धांत क्षमता से गहराई से जुड़ा हुआ है। क्षमता को सामने लाने और गुणों को विकसित करने की ऐसी प्रक्रिया जिसमें धैर्य, पोषण और प्रोत्साहन जैसे सिद्धांतों की आवश्यकता होती है।
सिद्धांत व्यवहार नहीं है। व्यवहार एक विशिष्ट गतिविधि या कार्य है। जो व्यवहार एक परिस्थिति में सफल होता है, जरूरी नहीं है कि वह दूसरी परिस्थिति में उतना ही सफल हो। इसकी सच्चाई वे माता पिता प्रमाणित कर देंगे जिन्होंने अपने दूसरे बच्चे को भी उसी तरीके से पालने की कोशिश की थी जिस तरह उन्होंने अपने पहले बच्चे को पाला था। व्यवहार स्थिति के मान से विशिष्ट होता है। व्यवहार स्थिति के मान से विशिष्ट होता है, जबकि सिद्धांत गहरे तथा मूलभूत सत्य हैं जो शाश्वत रूप से लागू होते हैं। ये सभी व्यक्तियों, विवाहों, परिवारों, निजी तथा सार्वजनिक संगठनों आदि हर क्षेत्र में लागू होते हैं। जब ये सत्य भीतर जाकर आदत में बदल जाते हैं तो इनसे लोगों को अलग अलग स्थितियों से निपटने के लिए अलग अलग तरह का व्यवहार करने की शक्ति मिलती है। सिद्धांत जीवन मूल्य नहीं है। चोरों के किसी गिरोह के जीवन मूल्य हो सकते हैं, परंतु वे उन मूलभूत सिद्धांतों के विरोध में होते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। सिद्धांत क्षेत्र है, जीवन मूल्य नक्शे हैं। जब हम सही सिद्धांतों को महत्व देते हैं तो हमारा सत्य से साक्षात्कार होता है, यानी हम चीज़ों को उसी रूप में देख पाते हैं जैसी वे हैं। क्या? जब हम सही सिद्धांतों को महत्व देते हैं तो हमारा सत्य से साक्षात्कार होता है, यानी हम चीज़ों को उसी रूप में देख पाते हैं जैसे वे हैं। सिद्धांत मानवीय व्यवहार के मार्गदर्शक है जिनका अस्थायी महत्व साबित हो चुका है। वे मूलभूत हैं, वे अनिवार्य रूप से स्वयं सिद्ध है, इसलिए उन पर बहस नहीं हो सकती। इन सिद्धांतों को स्वयं सिद्ध प्रकृति को जल्दी से समझने का एक तरीका है कि हम उनके विपरीत जीवन मूल्यों के आधार पर प्रभावकारी जीवन जीने की मूर्खतापूर्ण कोशिश पर विचार करें। मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति पक्षपात, छल, नीचता, अयोग्यता, निष्कृष्टता और चरित्रहीनता को अस्थायी सुख और सफलता की ठोस नींव मानने के बारे में गंभीरता से विचार कर सकता है। हालांकि इस बारे में बहस हो सकती है कि इन सिद्धांतों को किस तरह से परिभाषित, अभिव्यक्त या हासिल किया जाए, परंतु इसके अस्तित्व के बारे में एक सार्वभौमिक आंतरिक चेतना और जागरूकता नजर आती है। हमारे नक्शे या पैराडाइम इन सिद्धांतों अथवा प्राकृतिक नियमों से जितने करीबी रूप से जुड़े होंगे वे उतने ही अधिक सटीक और उपयोगी साबित होंगे। सही नक्शे हमारे व्यक्तिगत या सामाजिक प्रभावकारिता को निश्चित रूप से बहुत अधिक प्रभावित करते हैं, जबकि सिर्फ व्यवहार और नज़रिए को बदलने की कोशिश से हमें उतनी सफलता नहीं मिलेगी। विकास और परिवर्तन के सिद्धांत। व्यक्तित्व आधारित नीति शास्त्र की चमक दमक और इसका प्रबल आकर्षण इस वजह से है कि इसे जीवन में सफलता हासिल करने का तुरंत फुरत तरीका समझा जाता है। लोग सोचते हैं कि यह व्यक्तिगत प्रभावकारिता तथा अन्य लोगों के साथ समृद्ध संबंध विकसित करने में उनकी मदद करेगा। वे सोचते हैं कि इस दौरान उन्हें मेहनत तथा विकास की उस स्वाभाविक प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा जो इसे संभव बनाती है। यह बिना तथ्य का प्रतीक है। यह फटाफट अमीर बनाने वाली योजना है जो बिना मेहनत के अमीर बनाने का वायदा करती है, और यह सफल होती दिख भी सकती है, परंतु इसकी योजना बनाने वाले लंबे समय में पीछे रह जाता है। व्यक्तित्व आधारित नीति शास्त्र छलपूर्ण और भ्रामक है। इसकी तकनीकों और तुरंत फुरत समाधानों से उच्च गुणवत्ता के परिणाम पाने के प्रयास उतने ही सफल होते हैं जितने कि डेनराइट के नक्शे से शिकागो में किसी जगह तक पहुंचने के प्रयास। व्यक्तित्व आधारित नीति शास्त्र की जड़ों और इसके फलों के अनुभवी अवलोकनकर्ता एरिक फ्रॉम के शब्दों में, आज हम उस व्यक्ति को देखते हैं जो किसी स्वचालित यंत्र की तरह व्यवहार करता है, जो खुद को न तो जानता है न ही समझता है,
वह जिस इकलौते व्यक्ति को जानता है वह उस तरह का व्यक्ति है जैसा होने की उसे अपेक्षा की जाती है। उसके जीवन में भाषाई संप्रेषण की जगह निरर्थक बकवास ने ले ली है। कृत्रिम मुस्कुराहट ने निष्कपट हंसी का स्थान ले लिया है और नीरस हताशा का एहसास वास्तविक पीड़ा की जगह ले चुका है। इस व्यक्ति के बारे में दो बातें कही जा सकती है। पहली बात तो यह कि वह सहजता तथा व्यक्तित्व के उन दोषों का शिकार है जो लाइलाज नजर आते हैं। साथ ही उसके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि वह हम में से उन करोड़ों लोगों से मूलभूत रूप से भिन्न नहीं है जो इस पृथ्वी पर रहते हैं। पूरे जीवन में विकास की क्रमिक अवस्थाएं होती है। बच्चा पहले पलटना सीखता है, फिर बैठता है, फिर घुटनों के बल सरकता है और इसके बाद चलता तथा दौड़ता है। हर पायदान महत्वपूर्ण है। हर पायदान में समय लगता है। किसी भी पायदान को छोड़ा नहीं जा सकता। यही जीवन के सभी क्षेत्रों में सही है। यही विकास के सभी क्षेत्रों में सही है, चाहे वह पियानो बजाना सीखना हो या ऑफिस के किसी सहयोगी के साथ प्रभावकारी संप्रेषण करना हो। यह व्यक्तियों, विवाहों, परिवारों तथा संगठनों पर भी लागू होता है। भौतिक वस्तुओं के क्षेत्र में तो हम प्रक्रिया के इस तथ्य या सिद्धांत को जानते तथा स्वीकार करते हैं, परंतु भावनात्मक क्षेत्रों, मानवीय संबंधों और व्यक्तिगत चरित्रों के क्षेत्र में इसे मानना ज़्यादा कठिन तथा कम व्यापक है। इसे जानने और स्वीकार करने के बाद इसके सामंजस्य में रहना तो और भी ज़्यादा कठिन और कम व्यापक है। परिणाम स्वरूप हम कई बार शॉर्टकट की तलाश करते हैं। समय तथा मेहनत बचाने के लिए हम इन अनिवार्य पायदानों में से कुछ को लांघकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके बावजूद अपेक्षित परिणाम की फसल काटना चाहते हैं। परंतु जब हम अपने विकास की किसी प्राकृतिक प्रक्रिया को लांघकर शॉर्टकट अपनाते हैं तो क्या होता है? अगर आप सिर्फ औसत टेनिस खिलाड़ी हो, परंतु अपनी छवि बेहतर बनाने के लिए आप अधिक ऊंचे स्तर पर खेलने का फैसला करें, तो इसका परिणाम क्या होगा? क्या सिर्फ सकारात्मक सोच के कारण आप किसी प्रोफेशनल खिलाड़ी से मैच जीतने में सफल हो सकते हैं? क्या अगर आप अपने दोस्तों को यह यकीन दिला दें कि आप संगीत समारोह में पियानो बजा सकते हैं, जबकि आपकी वास्तविक वर्तमान योग्यता नौसिखिए वाली है? जवाब स्पष्ट है। इस विकास प्रक्रिया का उल्लंघन करना, इसे नज़रअंदाज करना या इसका शॉर्टकट अपनाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। यह प्रकृति के विरुद्ध है और ऐसे शॉर्टकट खोजने की कोशिश का परिणाम सिर्फ निराशा तथा कुंठा ही होता है। 10 बिंदु के पैमाने पर अगर मैं किसी क्षेत्र में दूसरे स्तर पर हूँ और 5वें स्तर पर पहुंचना चाहता हूं, तो सबसे पहले मुझे तीसरे स्तर की ओर कदम बढ़ाना होगा। 1000 मील लंबी यात्रा भी पहले कदम से शुरू होती है और इसे एक बार में एक कदम बढ़कर ही पूरा किया जा सकता है। अगर आप सवाल पूछकर या अपना अज्ञान प्रकट करके शिक्षक को यह नहीं पता चलने देते कि आप किस स्तर पर हैं, तो आप कभी नहीं सीख सकते और अपना विकास नहीं कर सकते। आप लंबे समय तक ढोंग करके धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि अंततः आपके बारे में सच्चाई पता चल जाएगी। अज्ञान को स्वीकार करना अक्सर सीखने की दिशा में पहला कदम होता है। थोरो ने सिखाया है, हमारे विकास के लिए आवश्यक अज्ञान को हम कैसे याद रख सकते हैं जब हम हर समय अपने ज्ञान का प्रयोग करते रहते हैं। मुझे वह अवसर याद आता है जब मेरे मित्र की 2 युवा पुत्रियां मेरे पास आई। अपनी आंखों में आंसू भरकर उन्होंने शिकायत की कि उनके पिता कठोर हैं, वे उनकी स्थिति को समझ नहीं रहे हैं। परिणामों के डर की वजह से वे अपने माता पिता के सामने मुंह खोलने में भी हिचक रहे थे, परंतु इसके बावजूद उन्हें अपना माता पिता के प्रेम, समझ और
मार्गदर्शन की बहुत सख्त ज़रूरत महसूस हो रही थी। मैंने उनके पिता से बात की और पाया कि बौद्धिक दृष्टि से वे घटनाओं के बारे में जागरूक थे। हालांकि उन्होंने यह स्वीकार किया कि उनके स्वभाव में उग्रता की समस्या है, परंतु उन्होंने इसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने ईमानदारी से यह तथ्य मानने से इनकार कर दिया कि उनके भावनात्मक विकास का स्तर कम था। परिवर्तन की दिशा में पहला कदम उठाना उनके गर्व को गंवारा नहीं था। अपनी पत्नी, पति, बच्चों, मित्रों या ऑफिस के सहयोगियों के साथ प्रभावकारी संबंध बनाने के लिए हमें उनकी बातें सुनना सीखना होगा और इसमें भावनात्मक दृढ़ता की आवश्यकता होती है। सुनने में धैर्य, खुलेपन और समझने की इच्छा शामिल है, जो चरित्र के अत्यंत विकसित गुण है। निम्न भावनात्मक स्तर पर काम करना उच्च स्तर की सलाह देना बहुत आसान होता है। हमारे विकास का स्तर टेनिस खेलने या पियानो बजाने के क्षेत्र में साफ नज़र आ जाता है, क्योंकि वहाँ ढोंग करना असंभव है। परंतु चरित्र तथा भावनात्मक विकास के क्षेत्र में यह उतना स्पष्ट नहीं होता। हम किसी अजनबी या सहयोगी के सामने नाटक कर सकते हैं या नकाब ओढ़ सकते हैं, हम ढोंग कर सकते हैं और कुछ समय तक हम इसके माध्यम से सफल भी हो सकते हैं। नकाब कम से कम सार्वजनिक रूप से हो सकता है कि हम खुद को भी धोखा देने में कामयाब हो जाए, परंतु मुझे विश्वास है कि हम में से अधिकांश यह सच्चाई जानते हैं कि हम अंदर से सचमुच कैसे हैं। और मुझे लगता है कि जिन लोगों के साथ हम रहते या काम करते हैं वे भी हमारी वास्तविकता जानते हैं। मैंने कई बार व्यावसायिक जगत में विकास की इसी प्राकृतिक प्रक्रिया में शॉर्टकट अपनाने की कोशिश के परिणाम देखे हैं। एग्जीक्यूटिव लच्छेदार भाषणों तथा मुस्कुराहटों के प्रशिक्षण से बाहरी कार्यों या गठबंधनों से मैत्रीपूर्ण या शत्रुतापूर्ण विलय के माध्यम से उत्पादकता, गुणवत्ता, मनोबल या ग्राहक की सेवा संस्कृति विकसित करने की कोशिश करते हैं। परंतु वे इस बात पर ध्यान नहीं देते कि इन चालबाजियों से अविश्वास का माहौल बनता है। जब उनके ये उपाय सफल नहीं होते तो वे व्यक्तित्व आधारित नीति शास्त्र की अन्य तकनीकों की तलाश करते हैं और पूरे समय वे उन प्राकृतिक सिद्धांतों तथा प्रक्रियाओं की उपेक्षा और अवहेलना करते हैं जो उच्च विश्वास की संस्कृति की नींव है। मुझे याद है कि मैंने भी कई साल पहले पिता के रूप में इस सिद्धांत की अवहेलना की थी। एक दिन जब मैं अपने 3 वर्षीय बेटी की बर्थडे पार्टी के लिए आया घर में, तो मैंने देखा कि वह बाहरी कमरे के एक कोने में खड़ी थी। उसने अपने सारे तोहफों को कसकर पकड़ रखा था और दूसरे बच्चों को उनके साथ खेलने नहीं दे रही थी। मेरा ध्यान सबसे पहले इस तरफ गया कि वहाँ मौजूद कई माता पिता इस स्वार्थपूर्ण प्रदर्शन को देख रहे थे। मैं शर्मिंदा था तथा मेरी शर्मिंदगी इस वजह से और बढ़ गई क्योंकि उस वक्त मैं विश्वविद्यालय में मानवीय संबंधों पर प्रशिक्षण दे रहा था और मैं इन माता पिताओं की आशाओं को जानता था या कम से कम उन्हें महसूस कर सकता था। कमरे का माहौल सचमुच तनावपूर्ण था। बच्चे अपने हाथ फैलाकर मेरी बेटी के चारों तरफ खड़े थे। वे उससे उन तोहफे से खेलने की अनुमति मांग रहे थे जो उसे कुछ समय पहले दिए गए थे, परंतु मेरी बेटी ने खिलौने देने से साफ मना कर दिया। मैंने मन ही मन कहा, मुझे निश्चित रूप से अपनी बेटी को चीज़ें बांटना सिखाना चाहिए। दूसरों के साथ चीज़ें बांटना का जीवन मूल्य हमारे सबसे मूलभूत विश्वासों में से एक है। इसलिए मैंने सबसे पहले एक आसान आग्रह किया, बेटा क्या तुम अपने दोस्तों को उन खिलौनों से खेलने दोगी जो उन्होंने तुम्हें दिए हैं? उन्होंने तपाक से जवाब दिया, नहीं। मेरा दूसरा उपाय उसे तर्क द्वारा समझाना था, गुड़िया रानी, अगर तुम अपने घर पर उन्हें अपने खिलौने से खेलने दोगी तो जब तुम उसके घर जाओगी तो वे भी तुम्हारे खिलौने से खेलने देंगे। एक बार फिर तत्काल यह जवाब सुनने को मिला, नहीं।
मेरी शर्मिंदगी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि यह स्पष्ट हो चुका था कि मेरी अपनी बेटी पर जरा भी प्रभाव नहीं था। तीसरा उपाय रिश्वत था। बहुत धीमे से मैंने कहा, बेटा, अगर तुम खिलौने दे दोगी तो मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया तोहफा दूंगा, मैं तुम्हें च्युइंगम दूंगा। वो चिल्लाकर बोली, मुझे च्युइंगम नहीं चाहिए। अब मुझे गुस्सा आने लगा। अपनी चौथी कोशिश में मैंने डराने धमकाने का प्रयोग किया। अगर तुम खिलौने नहीं दोगी तो तुम सचमुच मुसीबत में पड़ जाओगी। उसने रोते हुए कहा, मुझे परवाह नहीं है, ये मेरे खिलौने हैं, मैं इन्हें दूसरे को नहीं देना चाहती। आखिरकार मैंने शक्ति का सहारा लिया। मैंने उससे कुछ खिलौने छीने और दूसरे बच्चों को दे दिए। लो बच्चों, इन खिलौने से खेलो। शायद मेरी बेटी चीज़ें बांटने से पहले उनके स्वामित्व का एहसास करना चाहती थी। सच तो यह है, जब तक मैं किसी चीज़ का स्वामी नहीं हूँ तब तक मैं उसे किसी और को कैसे दे सकता हूँ। उसे इस बात की ज़रूरत थी कि पिता के रूप में मैं अपनी भावनात्मक परिपक्वता के उच्च स्तर पर काम करूं और यह अनुभव दिलाने में उसकी मदद करूं। परंतु उस समय मैंने अपनी बेटी के विकास और हमारे संबंध को महत्व नहीं दिया। इसके बजाय मैंने अपने बारे में वहाँ मौजूद माता पिताओं की राय को महत्व दिया। मैंने एक प्रारंभिक फैसला कर लिया था कि मैं सही था, उसे अपने खिलौने बांटना चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं कर रही थी तो वह गलत थी। शायद मैंने उस पर उच्च स्तर की अपेक्षा इसलिए थोप दी क्योंकि भावनात्मक पैमाने पर मैं निचले स्तर पर था। धैर्य रखने या समझने में मैं या तो असमर्थ था या फिर अनिच्छुक। इसलिए मैंने उससे खिलौने बांटने की अपेक्षा की। अपनी कमी की भरपाई करने के प्रयास में मैंने अपने पद और अधिकार से शक्ति उधार ली और उसे वह करने के लिए विवश कर दिया जो मैं उसे करवाना चाहता था। परंतु शक्ति उधार लेने से हम कमज़ोर बनते हैं। शक्ति उधार लेने वाले इसलिए कमज़ोर बन जाता है क्योंकि वह काम करवाने के लिए बाहरी तत्वों पर अधिक निर्भर हो जाता है। इससे वह व्यक्ति भी कमज़ोर बनता है जिसे बात मानने के लिए विवश किया जाता है, क्योंकि इससे स्वतंत्र तर्क शक्ति वृद्धि और आंतरिक अनुशासन के विकास में बाधा पड़ती है और अंततः इससे संबंध भी कमज़ोर हो जाता है। सहयोग का स्थान भय ले लेता है और दोनों ही अधिक स्वेच्छाचारी तथा रक्षात्मक हो जाते हैं। और तब क्या होगा जब उधार लेने वाली शक्ति का स्रोत, चाहे वह शारीरिक शक्ति या अधिक बड़ा आकार हो, पद या अधिकार हो, डिग्री या स्टेटस सिंबल हो, रूप रंग या पिछली सफलताएं हो, बदल जाए या ना रहे। अगर मैं अधिक परिपक्व होता तो मैं अपनी आंतरिक शक्ति पर अधिक विश्वास किया होता। तब बांटने तथा विकास की मेरी समझ पर, प्रेम तथा पोषण देने की मेरी क्षमता पर मुझे अधिक विश्वास होता। मैं अपनी पुत्री को यह विकल्प चुनने की स्वतंत्रता दी होती कि दूसरों को अपने खिलौने से खेलने की अनुमति देना या ना देना उस पर निर्भर है। शायद उससे तर्कपूर्ण आग्रह करने के बाद मुझे बच्चों का ध्यान किसी अन्य रोचक खेल की ओर मोड़ देना चाहिए था तथा अपनी पुत्री की भावनात्मक दबाव से बचा लेना चाहिए था। मैंने यह सीखा है कि जब बच्चों को वास्तविक स्वामित्व का एहसास हो जाता है तो वे बहुत स्वाभाविक, मुक्त और सहज रूप से आपस में चीज़ें बांटने लगते हैं। मेरा अनुभव यह रहा है कि ऐसे समय होते हैं जब शिक्षा देनी चाहिए और ऐसे समय भी होते हैं जब शिक्षा नहीं देनी चाहिए। जब रिश्ते तनावपूर्ण हो, भावनात्मक तनाव का माहौल हो, तो शिक्षा देने के प्रयास को अक्सर अस्वीकृति के रूप में लिया जाता है। परंतु जब माहौल अच्छा हो तो बच्चे को शांति से अकेले में बुलाकर शिक्षा देने या जीवन का मूल्य का महत्व याद दिलाने से अधिक गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए भावनात्मक परिपक्वता की जरूरत होती है, जो शायद उस समय मेरे धैर्य तथा आंतरिक नियंत्रण के स्तर से परे थी। शायद बांटने के वास्तविक एहसास से पहले हमारे मन में स्वामित्व का एहसास होना ज़रूरी है। कई लोग अपने वैवाहिक जीवन तथा परिवारों में
या तो मशीनी अंदाज में देते हैं या फिर कुछ भी देने या बांटने से इनकार कर देते हैं। हो सकता है उन्हें स्वयं पर स्वामित्व या अपनी पहचान का एहसास कभी ना हुआ, या फिर शायद उन्हें कभी स्वयं के महत्व का अनुभव ना हुआ। अपने बच्चों के विकास में सचमुच मदद करने में हमें इतना धैर्यवान बनना पड़ता है कि हम उन्हें स्वामित्व का एहसास होने दें। साथ ही हमें इतना बुद्धिमान भी बनना पड़ता है कि हम उन्हें देने का महत्व सिखाएं और स्वयं उदाहरण पेश करें। समस्या को देखने का हमारा तरीका ही समस्या है। जब लोग ठोस सिद्धांतों के आधार पर चलने वाले व्यक्तियों, परिवारों तथा संगठनों के जीवन में अच्छी चीज़ें घटित होते देखते हैं तो उनकी जिज्ञासा जाग जाती है। वे उनकी व्यक्तिगत सामर्थ्य तथा परिपक्वता, पारिवारिक एकता व टीम वर्क, अनुकूलनशीलता और सिनर्जिस्टिक संगठनात्मक संस्कृति की प्रशंसा करते हैं, और उनका पहला आग्रह उनके मूलभूत पैराडाइम को प्रकट कर देता है। आप ऐसा किस तरह करते हैं? मुझे भी इसकी तकनीक सिखा दे। दरअसल वे यह कह रहे हैं, मुझे कोई तुरंत फुरत सलाह या समाधान दे दें ताकि मुझे अपनी स्थिति के दर्द से मुक्ति मिल सके। उन्हें ऐसे लोग मिल जाएंगे जो उनकी इच्छाओं को पूरा करते हुए उन्हें ऐसी चीज़ सिखा देंगे, और कुछ समय के लिए वे उपाय या तकनीकें सफल होती दिख भी सकती है। ये उपाय या तकनीक सामाजिक एस्पिरिन और बैंड एड की तरह कुछ सतही या गंभीर समस्याओं को खत्म भी कर सकती है, परंतु गहराई में छुपी अस्थायी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। अंततः नए गंभीर लक्षण पुनः उभर आएंगे। लोग तुरंत फुरत समाधानों के माध्यम से अपनी गंभीर समस्याओं तथा दर्द को दूर करने पर जितना ध्यान केंद्रित करेंगे, गहराई में स्थित उनकी समस्या उतनी ही बढ़ती जाएगी। समस्या को देखने का हमारा तरीका ही समस्या है। जिन चिंताओं से यह अध्याय शुरू हुआ था, आइए एक बार फिर उन पर गौर करें। व्यक्तित्व आधारित नीति शास्त्र के प्रभाव का विश्लेषण करें। मैंने प्रभावकारी मैनेजमेंट सिखाने वाले कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है। अपने कर्मचारियों से मेरी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा है। मैं उनके साथ मित्रतापूर्ण या सही व्यवहार करने की लगातार कोशिश करता हूं, परंतु मुझे नहीं लगता कि वे मेरे प्रति वफादार हैं। मुझे महसूस होता है कि अगर मैं किसी दिन बीमार पड़ जाऊं और ऑफिस न जाऊं, तो वे सारा दिन वाटर कूलर के आसपास खड़े होकर गपशप करते रहेंगे। मैं उन्हें आत्मनिर्भर और जिम्मेदार क्यों नहीं बना पाता, या इस तरह कर्मचारी को क्यों नहीं ढूंढ पाता। व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्र मुझसे कहता है कि मैं कोई नाटकीय कार्य करूं, उन्हें चीज़ें बेहतर रोशनी में दिखाऊं, उनके मस्तिष्क को अपेक्षित दिशा में मोड़ दूं ताकि मेरे कर्मचारी सही रूप में ढल जाए, उनके पास जो है उसका महत्व समझने लगे। या मैं कोई ऐसे प्रेरणादायक प्रशिक्षण कार्यक्रम खोज लूं जो उन्हें निष्ठावान बना सके, या फिर मैं ऐसे नए लोगों को नौकरी पर रख लूं जो बेहतर काम करे। परंतु क्या इस बात की संभावना है कि मेरे कर्मचारियों के निष्ठाहीन प्रतीत होते व्यवहार के पीछे मुझसे जुड़ा कोई कारण है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कर्मचारी अपने मन में यह सवाल कर रहे हों, क्या मैं सचमुच उनके सर्वश्रेष्ठ हित में काम कर रहा हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें यह लग रहा है कि मैं उनके साथ मशीनों की तरह व्यवहार कर रहा हूँ? क्या इसमें कुछ सच्चाई है? अपने मन की गहराई में क्या मैं सचमुच उन्हें इसी तरीके से देखता हूँ? क्या इस बात की संभावना है कि जो लोग मेरे लिए काम करते हैं
उन्हें देखने का मेरा तरीका ही समस्या का हिस्सा हो। करने के लिए बहुत काम है, पर समय बहुत कम है। मैं सप्ताह में 7 दिन हर पल दबाव और तनाव में जीता हूँ। मैं टाइम मैनेजमेंट सेमिनारों में गया हूँ और मैंने समय के प्रबंधन की आधा दर्जन योजनाओं को आजमा कर भी देखा। हालांकि मुझे कुछ लाभ तो मिला है, परंतु अभी मुझे यह एहसास नहीं होता कि मैं उतना सुखद, सफल और शांतिपूर्ण जीवन जी रहा हूँ जितना मैं जीना चाहता हूँ। व्यक्तित्व आधारित नीति शास्त्र मुझे बताता है कि कोई ना कोई चीज़ जरूर होगी, कोई नया प्लानर या सेमिनार जो अधिक कार्यकुशल तरीके से इन दबावों से निपटने में मेरी मदद करेगी। परंतु क्या इस बात की संभावना है कि कार्यकुशलता सही समाधान ही ना हो? क्या कम समय में ज़्यादा काम करने से सचमुच फर्क पड़ेगा, या फिर यह सिर्फ उन परिस्थितियों और लोगों पर प्रतिक्रिया करने की मेरी गति को बढ़ाएगा जो मेरे जीवन को नियंत्रित करते प्रतीत होते हैं? क्या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसे मुझे अधिक गहरे और मूलभूत तरीके से देखने की ज़रूरत है? मेरे अंदर का कोई पैराडाइम जो अपने समय, जीवन और स्वभाव को देखने के मेरे तरीकों को प्रभावित करता है। मेरा वैवाहिक जीवन घिसट रहा है। हम लड़ते झगड़ते तो नहीं हैं, परंतु हमारे बीच का प्रेम अब मर चुका है। हमने वैवाहिक परामर्श लिया, बहुत से तरीके आजमा कर देखे, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। हम अपने भीतर वह भावना फिर से नहीं जगा पा रहे हैं जो पहले कभी थी। व्यक्तित्व आधारित नीति शास्त्र मुझे बताता है कि कोई नई पुस्तक या सेमिनार होगा जहां भावनाओं की इतनी अच्छी अभिव्यक्ति और विश्लेषण होगा कि मेरी पत्नी मुझे बेहतर तरीके से समझ पाएंगी। या शायद यह निरर्थक है, क्योंकि मुझे जिस प्रेम की ज़रूरत है वह मुझे सिर्फ एक नए संबंध में ही मिल सकता है। परंतु क्या इस बात की संभावना है कि मेरी पत्नी असली समस्या ही ना हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी पत्नी की कमजोरियों को बढ़ा चढ़ा कर देख रहा हूँ, अपने साथ होने वाले व्यवहार को अपने जीवन में हस्तक्षेप करने दे रहा हूँ? मेरे जीवन साथी के बारे में, विवाह के बारे में या सच्चे प्रेम के बारे में क्या मेरा कोई मूलभूत पैराडाइम है जो समस्या को बढ़ा रहा हो? क्या आप देख सकते हैं कि व्यक्तित्व आधारित नीति शास्त्र के पैराडाइम इस बात को मूलभूत रूप से प्रभावित करते हैं कि हम किस तरीके से अपनी समस्याओं को देखते हैं, उन्हें सुलझाने की कोशिश करते हैं, चाहे लोग इसे देख पाए या नहीं। परंतु व्यक्तित्व आधारित नीति शास्त्र के खोखले वायदों से बहुत से लोगों का मोह भंग हो रहा है। देश भर में यात्रा करने और अनेक संगठनों के साथ काम करने के दौरान मैंने पाया है कि दीर्घकालीन चिंतन करने वाले एग्जीक्यूटिव ने मानसिक उत्साह बढ़ाने वाले मनोविज्ञान से मुंह मोड़ लिया है। उन्होंने उन प्रेरणादायी वक्ताओं की तरफ से मुंह मोड़ लिया है जिनके पास मनोरंजक कहानियों तथा घिसी पिटी उक्तियों के सिवा कुछ नहीं होता। वे कुछ ठोस चाहते हैं, वे सही प्रक्रिया चाहते हैं, वे एस्पिरिन और बैंड एड्स जैसे तुरंत फुरत उपायों से अधिक प्रभावकारी तरीका चाहते हैं। वे लंबे समय से गहराई में दबी समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं और वे उन सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं जिनसे दीर्घकालीन परिणाम मिले। सोच का एक नया स्तर। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि हमारी महत्वपूर्ण समस्याएं सोच के उसी स्तर पर नहीं सुलझाई जा सकती जिस स्तर पर हमने उन्हें पैदा किया था। जब हम अपने चारों तरफ और अपने अंदर गौर से देखते हैं और उन समस्याओं को पहचानते हैं जिन्हें हमने व्यक्तित्व आधारित नीति शास्त्र के भीतर जीते हुए और काम करते हुए पैदा किया था, तो हमें यह एहसास होने लगता है कि वे गहरी तथा मूलभूत समस्याएं हैं। इन्हें उस सतही स्तर पर नहीं सुलझाया जा सकता जिस स्तर पर ये पैदा हुई थी।
हमें इन गहरी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक नए और अधिक गहरे स्तर की सोच की ज़रूरत है। हमें एक ऐसे पैराडाइम की ज़रूरत है जो सटीक तरीके से प्रभावकारी मानवीय अस्तित्व और व्यवहार के क्षेत्र का वर्णन करने वाले सिद्धांतों पर आधारित हो। अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें सोच के इसी नए स्तर के बारे में है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक प्रभावकारिता के बारे में सिद्धांत केंद्रित, चरित्र आधारित, अंदर से बाहर की ओर की नीति है। अंदर से बाहर की ओर का अर्थ है सबसे पहले स्वयं से शुरुआत करना। इससे भी मूल बात है कि अपने अंदरूनी हिस्से यानी अपने पैराडाइम, अपने चरित्र और अपने उद्देश्यों से शुरू करना। यह दृष्टिकोण कहता है कि अगर आप सुखद वैवाहिक जीवन जीना चाहते हैं तो आपको उस तरह का व्यक्ति बनना होगा जो सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करे, नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के बजाय इससे बचे। अगर आप अपने किशोर बेटे को अधिक खुशनुमा व सहयोगी बनाना चाहते हैं तो आपको अधिक समझदार, सहानुभूतिपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और प्रेमपूर्ण अभिभावक बनना होगा। अगर आप अपने काम में अधिक स्वतंत्रता चाहते हैं तो आपको अधिक जिम्मेदार, अधिक सहयोगपूर्ण, अधिक योगदान देने वाले कर्मचारी बनने होंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर अधिक विश्वास करें तो आपको अधिक विश्वास के काबिल बनना होगा। अगर आप प्रतिभा के पहचाने जाने की द्वितीयक महानता हासिल करना चाहते हैं तो पहले चरित्र की प्राथमिक महानता पर ध्यान केंद्रित करें। इनसाइड आउट दृष्टिकोण कहता है कि व्यक्तिगत विजय सार्वजनिक विजय से पहले आती है। यह कहता है कि खुद से वायदे करना और निभाना दूसरों से वायदे करने और निभाने से पहले आता है। यह कहता है कि व्यक्तित्व को चरित्र से ऊपर रखना निरर्थक है। खुद को सुधारे बिना दूसरों के साथ संबंध सुधारने की कोशिश करना व्यर्थ है। इनसाइड आउट एक प्रक्रिया है। यह नवीनीकरण की सतत प्रक्रिया है जो मानवीय विकास और प्रगति को नियंत्रित करने वाले प्राकृतिक नियमों पर आधारित है। यह विकास का ऊर्ध्वमुखी चक्रीय पथ है जो उत्तरदायी, आत्मनिर्भरता तथा प्रभावकारी पारस्परिक निर्भरता के क्रमशः उच्चतर रूपों की ओर ले जाता है। मुझे बहुत से लोगों के साथ काम करने का अवसर मिला है। बहुत अच्छे और प्रतिभाशाली लोग, ऐसे लोग जो गहराई से सुख और सफलता हासिल करना चाहते हैं, ऐसे लोग जो उनकी तलाश में भटक रहे हैं, ऐसे लोग जो दूसरों को दुखी बना रहे हैं। मैंने बिजनेस एग्जीक्यूटिव और कॉलेज के विद्यार्थियों, चर्च और नागरिक समूहों, परिवारों और दंपतियों के साथ काम किया है। अपने समूचे अनुभव से मैंने कभी भी समस्याओं के अस्थायी समाधानों या दीर्घकालीन सुख और सफलता को बाहर से अंदर की ओर आते नहीं देखा है। बाहर से अंदर की ओर के पैराडाइम के परिणाम स्वरूप मैंने लोगों को दुखी ही देखा है। वे हताशा और अकर्मण्यता का अनुभव करते हैं। वे दूसरों की कमजोरियों और उन परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वे अपनी दुखद स्थिति के लिए जिम्मेदार मानते हैं। मैंने वैवाहिक जीवन में दुखी दंपति देखे हैं जहां दोनों ही सामने वाले को बदलना चाहते हैं, जहां दोनों ही सामने वाले के दोष गिनाते हैं, जहां दोनों ही सामने वाले को अपने सांचे में ढालना चाहते हैं। मैंने श्रमिकों और प्रबंधन के बीच ऐसे विवाद देखे हैं जिनमें लोग एक ऐसा कानून बनाने में बहुत सा समय और ऊर्जा खर्च करते हैं जो श्रमिकों को काम करने के लिए विवश करें, जैसे विश्वास की नींव वहाँ पहले से ही मौजूद हो। हमारे परिवार के सदस्य दुनिया के 3 सर्वाधिक गर्म स्थानों में रह चुके हैं।
दक्षिण अफ्रीका, इजराइल और आयरलैंड। और मेरा विश्वास है कि इन सभी जगहों पर समस्याओं का स्रोत बाहर से अंदर की ओर वाला प्रमुख सामाजिक पैराडाइम था। विवाद में शामिल हर समूह को विश्वास था कि समस्याएं बाहर थी। अगर वे यानी कि दूसरे लोग सुधर जाएं या अचानक इस दुनिया से सिधार जाएं तो समस्याएं हल हो जाएंगी। इनसाइड आउट अधिकांश लोगों के लिए एक नाटकीय पैराडाइम है। काफ़ी हद तक इसका कारण यह है कि हमारी कंडीशनिंग व्यक्तित्व आधारित नीति शास्त्र के वर्तमान सामाजिक पैराडाइम के सशक्त प्रभाव में हुई है। मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव तथा हजारों लोगों के साथ काम करने के अपने अनुभव का विश्लेषण किया। मैंने इतिहास के सफल व्यक्तियों तथा समाजों का भी सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया। इस विश्लेषण के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि 7 आदतों में समाहित कई सिद्धांत पहले से ही हमारे भीतर गहराई में है, हमारी अंतरात्मा या चेतना में है और हमारे सहज ज्ञान में है। उन्हें पहचानने, उनका विकास करने और अपनी गहनतम समस्याओं को सुलझाने में उनका प्रयोग करने के लिए हम सिर्फ अलग तरीके से सोचने की ज़रूरत है। हमें अपने पैराडाइम को बदलकर एक नए और अधिक गहरे, अंदर से बाहर की ओर वाले स्तर तक ले जाने की ज़रूरत है। जब हम ईमानदारी से इन सिद्धांतों को समझना और अपने जीवन में उतारना चाहेंगे तो मुझे विश्वास है कि हम टी.एस. इलियट की इस कथन की सच्चाई को अनुभव कर पाएंगे। हमें खोजना कभी बंद नहीं करना चाहिए और हमारी समस्त खोज का अंत वहीं पर पहुंचना होगा जहां से हमने शुरू किया था और उस स्थान को पहली बार जानना होगा।